हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे विजन है इसकी PT 365 जो कि हमारी पॉलिटी की है। तो बस एक लेसन बची हुई है, इसे हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। आज देखेंगे हम लोग कि न्यूज़ में इट मीन्स कि मई 2020 से लेकर जनवरी 2021 तक कौन से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस की टॉपिक न्यूज़ में रही है। जैसे आधार को लेकर आप लोग देखते हो कि कई बार ये न्यूज़ में रहता है। फिर एक न्यू स्कीम आया है मिशन कर्मयोगी, ये सिविल सर्वेंट के लिए है, तो इसके बारे में देखेंगे। देन विसल ब्लोअर प्रोटेक्शंस के बारे में हमने देखा था। IPC CRPC क्यू न्यूज़ में है। वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में देखेंगे। और ऐसे बहुत सारे यहाँ पे टॉपिक्स देखने वाले जो कि मेनली हम लोग वो सारे टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें कि सरकार के कामकाज के बारे में पता चलेगा कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है और क्या सोच के काम कर रही है। ये सारी चीज़ें हम लोग इस टॉपिक में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल जो लास्ट लेसन में मैं क्वेश्चंस पूछी थी उसके आंसर बता देती हूँ। और कुछ क्वेश्चन आज आप लोग के लिए होगा बट मैं उसके आंसर लास्ट में बताऊंगी वीडियो के एंड में। अगर मैं भूल गई, क्योंकि वीडियो एंड आते आते मैं भूल जाती हूँ, तो भूल गई तो मैं कम्युनिटी सेक्शन में आप लोग को आंसर बता दूंगी। क्योंकि ये पॉलिटी का एंड हो गया, आपका इकॉनमी की एक लेसन आ चुकी है, तो सेकंड लेसन आएगी तो उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन पूछूंगी, तो फिर ये कंटिन्यू मैं कहाँ करूँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमने पहले भी पूछा था कि डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में बताना है, क्योंकि UPSC 2012 में ये पूछ चुकी है। दो स्टेटमेंट है। फर्स्ट है कि जो ऑर्डर है डिलिमिटेशन कमीशन का, इसको कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, कैन नॉट बी। ओके। सेकंड है कि जब यहाँ पे डिलिमिटेशन कमीशन की ऑर्डर आ जाती है लोकसभा के और या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने, तो इसको दे कैन नॉट इफेक्ट एनी मॉडिफिकेशन इन द ऑर्डर। इट मीन्स कि जब ये इफेक्ट में आ जाता है, ये ऑर्डर आपके सामने आ जाता है लोकसभा या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने, तो फिर इसमें किसी भी तरीके के ऑर्डर्स में मॉडिफाई नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे आप ये बताना है कि करेक्ट कौन सा है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ या फिर नीदर। तो डिलिमिटेशन कमीशन जो कि लास्ट हमारा फॉर्म हुआ है 2002 में ही, इवन 2011 की सेंसस है उसके बाद भी इसको बनाया नहीं गया था। तो अभी ये बनाने की बात की जा रही है क्योंकि हमारे यहाँ चेंजेस हुए हैं। 2000 मीन्स आई एम सॉरी, जम्मू एंड कश्मीर को यहाँ पे चेंज करके यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। और भी बहुत सारे राज्य हैं जिसमें कि पॉपुलेशन बढ़ेंगे घटेंगे जब सेंसस हमारा 2021 का आ जाएगा। तो दैट्स वाई ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो कहा जा रहा है कि डिलिमिटेशन कमीशन के जितने भी ऑर्डर है ना, वो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता, विच इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि डिलिमिटेशन कमीशन की जो भी ऑर्डर है, अगर वो लोकसभा में रखा गया और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रखा गया, तो फिर इसमें किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन नहीं किया जा सकता। ये भी बिल्कुल सही है। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। सो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में मैं पूछी थी और UPSC ये आपसे ऑलरेडी 2013 में पूछ चुके हैं। तो देखते हैं करेक्ट कौन सा है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि आपको आर्टिकल में देखने को मिलेगा 75 आर्टिकल्स रिलेटेड है इनसे, और इनका है कि ये जो भी लोकसभा की प्रोसीडिंग है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और साथ ही साथ लोकसभा में बहुत सारे कमेटी फॉर्म होते हैं, तो उस कमेटी के मेंबर भी बन सकते हैं और लोकसभा में स्पीक भी कर सकते हैं, यानी बोल भी सकते हैं अगर इनको लगता है तो। बट लोकसभा में जो वोटिंग का सिस्टम आ जाता है तो अटॉर्नी जनरल को वोट देने का अधिकार नहीं है। ये एक एक्सेप्शनल पॉइंट है, तो इसलिए इसको ध्यान रखना है। फोर्थ स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, तो आप यहाँ पे एलिमिनेट कीजिए और फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। तो अटॉर्नी जनरल फिर से न्यूज़ में है क्योंकि इनकी कोविड-19 को देखते हुए 1 साल और इनका एक्सटेंड किया गया है ड्यूरेशन, तो इसलिए ये पता होना चाहिए। आज के लिए क्वेश्चन देख लीजिए। मैं कोशिश करती हूँ कि लेसन के लास्ट में आपसे डिस्कस कर लूँगी इसके आंसर। सबसे पहले है पेसा एक्ट जो 1996 का था, गवर्नमेंट के द्वारा इसको लाया गया था। एंड पेसा स्टैंड्स फॉर पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया। इसमें से आपको बताना है कि इसकी ऑब्जेक्टिव कौन सी नहीं है। 2013 में ये पूछा गया है। क्या सेल्फ गवर्नेंस प्रोवाइड करना है, या फिर ट्रेडिशनल राइट्स को रिकॉग्नाइज करना है, या फिर ऑटोनोमस रीजन बनाना है ट्राइबल एरिया में, या फिर ट्राइबल पीपल्स को फ्री करना है एक्सप्लॉयटेशन से। सो पेसा का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है और इसमें से कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2012 में ये अगेन ये टॉपिक से पूछा गया है। तो ये बताना है कि इन द एरिया कवर्ड अंडर पेशा एक्ट 1996, तो यहाँ पे जो ग्राम सभा की रोल और पावर क्या होती है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ग्राम सभा के पास पावर है कि वो जो लैंड की एलिनिएशन है उनको प्रिवेंट कर सके शेड्यूल्ड एरिया में। सेकेंड है कि ग्राम सभा के पास जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसकी ओनरशिप है। थर्ड है कि जो रिकमेंडेशन है ग्राम सभा का, वो यहाँ पे ज़रूरत है जिसके थ्रू लाइसेंस को ग्रांट कर सके और जो माइनिंग लीज है वो किसी भी मिनरल का यहाँ पे शेड्यूल एरिया में ग्रांट कर सके। तो इसमें से करेक्ट बताना है कि यहाँ पे कौन कौन सा रोल और पावर है ग्राम सभा का। फर्स्ट ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड।
तो इसके बारे में बताइए, आंसर अभी कमेंट बॉक्स में कर दीजिए ताकि लास्ट में आप लोग इसका आंसर देख सको। चलिए आइए अब हम लोग अपने लेसन पे चलते हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि है आधार के ऊपर। तो न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 4:1 मेजोरिटी से जो प्ली है उसको डिसमिस कर दिया गया था। इट मीन्स कि ये बताया जा रहा था कि 2018 की जो आधार वर्डिक्ट है, इट मीन्स कि बहुत सारे ऐसे जगह आए थे जहाँ पे आधार कार्ड को मैंडेटरी रखा गया है, और बहुत सारे ऐसे जगह जहाँ पे मैंडेटरी था पहले लेकिन उसको उस परव्यू से बाहर निकाल दिया गया है। तो ये जो 2018 का आधार वर्डिक्ट था उसको फिर से रिव्यू करने के लिए प्ली अप्लाई किया गया था, बट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस प्ली को रिजेक्ट कर दिया गया है। तो आप देखते हैं कि 2018 का वर्डिक्ट क्या था। 2018 का वर्डिक्ट था कि सेंटर के द्वारा फ्लैगशिप स्कीम लाया गया था, आधार स्कीम, जो कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड कहा गया था, संवैधानिक रूप पे ये वैलिड था, बट इसमें कुछ प्रोविजंस जो है ना वो अल्टर कर दिए गए थे। जैसे कि कहा गया था कि अगर आप लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो आधार को मैंडेटरी बना दिया गया था, और इसके साथ साथ आपको पैन कार्ड भी अलॉटमेंट करना है। इट मीन्स कि जो पैन कार्ड है आपका परमानेंट अकाउंट नंबर दिया जाता है, आपके पास होगा ही पैन कार्ड, तो आधार नंबर जो है वो मैंडेटरी है और उसके साथ पैन कार्ड भी। साथ ही जो स्टोरेज पीरियड है ऑथेंटिकेशन डेटा का, जो 5 ईयर से घटा के 6 मंथ कर दिया गया है, इसके बारे में भी कहा जा रहा था कि आधार कार्ड को जो स्टोर किया जाता है UIDAI में, जिसके द्वारा आपको ये पब्लिश किया जाता है DI, ठीक है। तो ये अथॉरिटी है जो कि आपको आधार कार्ड पब्लिश करती है। तो पहले क्या था कि आधार कार्ड का जिसमें कि आपका पूरा ऑथेंटिकेशन डेटा है, आधार कार्ड के अंदर आपका बायोमेट्रिक डेटा भी होता है, आपका जियोग्राफिक डेटा भी होता है। तो इन दोनों डेटा को डेमोग्राफिक डेटा कहते हैं उसको, और बायोमेट्रिक डेटा जिसमें कि आपका फिंगरप्रिंट भी होता है, आपका थंब प्रिंट भी होता है, और साथ ही साथ इरिस स्कैन भी किया जाता है। तो इन दोनों को जो है, इसकी स्टोरिंग पीरियड पहले 5 साल थी, लेकिन इसको घटा के 6 मंथ कर दिया गया कि 6 मंथ आपका स्टोर रहेगा, उसके बाद डिलीट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट था कि आधार को यहाँ पे मैंडेटरी नहीं बनाया गया। इट मीन्स कि अगर आप लोग को किसी भी बैंक में जाकर अपने अकाउंट को ओपन करना है तो उसके लिए आपको कोई भी आधार की ज़रूरत नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। साथ ही कोई कंपनी और प्राइवेट एंटिटीज़ जो है वो आधार आइडेंटिफिकेशंस के लिए वो जा सकते हैं। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टक डाउन कर दिया गया था वो प्रोविजंस जिसमें ये रखा गया था कि नेशनल सिक्योरिटी के ग्राउंड में आपके डेटा को शेयर किया जाएगा। इट मीन्स कि जो शेयरिंग ऑफ डेटा है, आपका जो UIDAI के पास जितनी भी डेटा है जहाँ से आपको आधार कार्ड मिलते हैं, तो अगर आपके डेटा को शेयर करना है तो वो कहा जा रहा था कि सिर्फ एक प्रोविज़न में शेयर किया जाएगा, नेशनल सिक्योरिटी के बेसिस पे आपका शेयर किया जाएगा। बट सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को पहले ही स्टक डाउन कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। आधार कार्ड जो है वो मस्ट अवेलिंग फैसिलिटीज़ है। अगर आप लोग वेलफेयर स्कीम्स कोई भी अवेल कर रहे हो, जैसे कि आप लोग को कोई भी सोशल सिक्योरिटीज़ स्कीम प्रोवाइड किया जाता है सरकार के द्वारा, तो उसमें मस्ट है कि आपको आधार कार्ड दिखाना है। और अगर गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडीज़ भी दी जा रही है आपको, तो उसके लिए भी आपको अपना आधार नंबर दिखाना होगा। तो जैसे कि जो आप लोग पेंशन स्कीम्स जितने भी लेते हो, साथ ही साथ PM किसान योजना है, और इसके अलावा आप लोग देखते हो उज्ज्वला योजना है, गैस सिलेंडर देने वाली, LPG सिलेंडर देने वाली, और बहुत सारे ऐसे योजना जो कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए है। तो उसमें क्या है कि बिल्कुल से है कि आपको अपना आधार नंबर दिखाना ही होगा। और गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देती है, जैसे आप LPG गैस सिलेंडर खरीदते हो तो उसके ऊपर आपको सब्सिडीज़ मिलता है। फर्टिलाइज़र वगैरह, यूरिया वगैरह खरीदा जाता है किसानों के द्वारा, तो उनको उसमें सब्सिडीज़ मिलती है। तो सब्सिडीज़ किसी भी तरीके का दिया जा रहा है तो उसमें भी आपको आधार कार्ड देना होगा। तो ये कुछ ऐसे प्रोविज़न थे जो 2018 में जो वर्डिक्ट निकल कर आया था उसमें ये सारी बातें कही गई थी। अब प्ली में क्या कहा गया था, क्यों इसके अगेंस्ट में ये प्ली फाइल हुआ था? तो प्ली में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू करना चाहिए 2018 की जो वर्डिक्ट दी गई है, और वो 2 ग्राउंड रखा गया था कि जो स्पीकर का डिसीजन है कि वो यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे कि प्रोपोज्ड लॉ जो है मनी बिल है वो फाइनल है। इट मीन्स हम लोग देखते हैं कि मनी बिल जो कि हमारे संविधान में आपको आर्टिकल 110 के अंदर देखने को मिलेगा। मनी बिल वैसे बिल होते हैं जिसमें टैक्स से रिलेटेड, अगर आपका टैक्स कहीं घटाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, किसी चीज़ के ऊपर लगाया जा रहा है, तो ये सारे पैसे से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड जो भी बातें होती है वो सब कुछ हमारे मनी बिल में इंक्लूड होता है। और मनी बिल को कहने के लिए अगर कोई भी कानून जो है, जैसे कोई भी लॉ अगर कोई भी बिल अगर मनी बिल है तो इस चीज़ को फाइनलाइज कौन करते हैं? तो ये चीज़ आपका जो है लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उनके पास होल सोल अथॉरिटी है कि वही बताएंगे। अगर उनके द्वारा कह दिया गया कि ये बिल मनी बिल है तो हाँ ये बिल मनी बिल है। अगर उनके द्वारा कहा गया कि ये बिल मनी बिल की कैटेगरी में नहीं आता तो फिर ये बिल मनी बिल के कैटेगरी में नहीं आता है। ये चीज़ें कही गई हैं और इसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले यही ग्राउंड दिया गया था कि इस चीज़ को देखना होगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि जो आधार एक्ट लाया गया था ना उसको भी मनी बिल जैसा पास कराया गया था। तो इसलिए ये क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं कि जो ये फाइनल करने का तरीका है सुप्रीम
जो स्पीकर का, तो उसको एक बार देखना चाहिए। 2018 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया था कि जो स्पीकर का डिसीज़न है उसको चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में, वो भी कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस में। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि आधार, यानी कि आप लोग देखो कि जो एक्ट लाया गया था आधार का कानून 2016 का, जिसमें कि टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल अदर सब्सिडीज़ बेनिफिट और सर्विसेज हैं, उसको करेक्टली सर्टिफाइड किया गया था मनी बिल जैसा। जैसे मैं अभी आपको कह रही थी कि जो आधार कानून लाया गया था ना, उसको मनी बिल जैसा कह के ही पास कराया गया था। और ये चीज़ आप अभी भी देख सकते हो कि सरकार के द्वारा बहुत सारे ऐसे बिल लाए जा रहे हैं ना, जो कि कहा जा रहा है कि ये मनी बिल है और मनी बिल कह के पास कराया जा रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो छोटी सी बात है, ये आप समझने की कोशिश कीजिए। मनी बिल को लेकर ना लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है एज़ कंपैरिजन टू राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा के पास जो है, जैसे लोकसभा में ये आपका बिल अराइज हुआ, बिल में बात हुआ, डिबेट डिस्कशन हुआ, उसके बाद यहाँ से पास होकर राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा के पास कुछ खास पावर नहीं है। कहने का मतलब है कि राज्यसभा यहाँ पे मनी बिल में किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं कर सकते, वो सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकते, और रिकमेंडेशन देना है तो यहाँ पे लोकसभा की ही अल्टीमेटली मर्जी चलती है कि उसको माने या ना माने। और नेक्स्ट बात है कि 14 डेज़ तक ही यहाँ पे स्टे करेगा राज्यसभा में। अगर राज्यसभा में 14 डेज़ के पहले या बाद भी इसको नहीं भेजा गया तो ये ऑटोमेटिक रिटर्न हो जाएगा लोकसभा के पास, ये मनी बिल। तो इट मीन्स कि आप लोग देख रहे हो कि पावर कहाँ है, तो लोकसभा में, और सरकार की मेजोरिटी कहाँ है, तो लोकसभा में है। तो इसलिए सरकार क्या कर रही है आज की डेट में कि अगर कोई भी कानून लाना है ना, तो उसको मनी बिल कहकर उसको पास करा दे रही है, क्योंकि राज्यसभा में वो 14 दिन रुकेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और राज्यसभा के पास इतना भी पावर नहीं है कि इसको स्टे कर सके, इसमें कोई मॉडिफिकेशन कर सके, चेंजेस कर सके। बस वो इसमें रिकमेंडेशन दे सकते, तो वो तो घंटा यहाँ पे लोकसभा मानने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि वो तो अपना मन मर्जी करा के यहाँ पे पास कर रहे हैं। तो इसीलिए ये काम किया गया था। और ये आप लोग इस चीज़ को देख सकते हो कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, ये चीज़ें, ये इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ये हम लोग पहले की बात कर रहे हैं, ये आप लोग 2016 का कानून है, आज के डेट में हम लोग 2021 में बैठे हुए हैं। तो ये आपका मनी बिल जो है आर्टिकल 110 और सब क्लॉज 1 के अंदर इसको रखकर इसको पास कराया गया था। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि जो आधार एक्ट है ना, वो राइटली इसको मनी बिल ही कहा जा सकता है। तो ये दो ग्राउंड के ऊपर जो है यहाँ पे प्ली अप्लाई हुआ था कि प्लीज़ सुप्रीम कोर्ट को कहा गया था कि आप फिर से अपने डिसीजंस को रिव्यू कीजिए, बट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस चीज़ को खारिज कर दिया गया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट मान रही है कि स्पीकर का ही फाइनल डिसीजन होना चाहिए किसी भी कानून को मनी बिल कहना। और दूसरा चीज़ है कि ये आधार जो मनी बिल कहकर ये बिल आपका पास किया गया, इसको कानून बनाया गया, विच इज़ ऑल्सो ट्रू, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आधार के बारे में बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर समझते हैं। आधार एक वेरीफिएबल है, आपके पास भी आधार नंबर होगा, लेकिन वो कितने डिजिट की होती है, 16 डिजिट की होती है। और इसको जो यहाँ पे पास किया जाता है UIDAI के द्वारा किया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और ये जितने भी इंडिया में रहने वाले लोग हैं उनको ये आपका आधार नंबर दिया जाता है। UIDAI की बात करूँ तो ये एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, जो कि यहाँ पे आधार एक्ट 2016 के तहत इसको इस्टेब्लिश किया गया। और किस मिनिस्ट्री के अंदर ये रह के काम करते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आधार की बात करें तो यहाँ पे 4 पीस ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपका लिया जाता है, जैसे आपका नाम क्या है, आपका एज क्या है, आपका जेंडर क्या है, और आप कहाँ रहते हो, आपका एड्रेस क्या है। साथ ही साथ यहाँ पे बायोमेट्रिक डेटा होता है। इसी के साथ अगर हम लोग देखें तो आधार में न्यू फीचर्स भी आपका क्रिएट किया जाता है। जैसे अगर आप लोग कंफर्टेबल नहीं हो कि कहीं पे भी सिम कार्ड खरीदने जाते हो, या फिर पहले तो बहुत जगह मैंडेटरी कर दिया गया था, तो कहीं पे भी आप सिम कार्ड खरीदने जाते हो या कुछ भी, तो कहीं पे भी आप आधार नंबर देने में कंफर्टेबल नहीं हो, क्योंकि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं डेटा लीक हो जाएगा, आपका नाम, आपका एज, आपका एड्रेस तक लीक हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो कि इसका ऑल्टरनेटिव आप वर्चुअल ID भी जनरेट करके वो दे सकते हो। तो वर्चुअल ID भी देने के लिए यहाँ पे रखा गया था कि आधार नंबर नहीं दे सकते तो आप अपने नाम का एक वर्चुअल ID भी जनरेट कर सकते हो, वो तुरंत आप लोग कर सकते हो यहाँ पे। और जिससे कि आपकी जो आइडेंटिटी है और आपकी जो प्राइवेसी है, क्योंकि आर्टिकल 21 है, राइट टू प्राइवेसी का अधिकार दिया गया, तो आप अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करना चाहते हो तो उसके आधार पर आप लोग वर्चुअल ID दे सकते हो। एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है आधार का, वो ये है कि इसमें स्टेट की एबिलिटी इंप्रूव होगी कि वो अब बेटर तरीके से जो वेलफेयर स्कीम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनके लिए जितनी भी स्कीम लाई जा रही है और वो बेटर तरीके से अगर लोगों को टारगेट करना चाह रहे हैं तो आधार नंबर के बेसिस में वो बेटर तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट और टारगेटेड डिलीवरी हो सकता है, और जितने भी लोग उनके एरिया में रह रहे हैं। रिसेंटली आप देखो आधार और अदर लॉज एक्ट 2019 ये पास हुआ पार्लियामेंट से, जिसमें कि जो ऑर्डिनेंस का पावर था ना, 2019 में एक ऑर्डिनेंस बनाया गया था, उसको हटाकर अब ये कानून बनाया जा रहा है। कुछ और फैक्ट्स देखते हैं। कहा जा रहा है कि हमारी कंट्री में 95% जो एडल्ट है उनके पास आधार नंबर आ चुका है, 75% बच्चे हैं जिनके पास आधार आ चुका है, यानी आधार नंबर मिल चुके हैं।
8% और लोग हैं हमारे पास जिनके पास आज की डेट में आधार नंबर नहीं है, और ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 8% में कितने हैं, तो 102 मिलियन पीपल्स हैं। और 80% जो बेनिफिशरीज़ हैं वो फील कर रहे हैं कि आधार से उनको पीडीएस के थ्रू राशन मिल रहा है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू, मनरेगा के थ्रू उनको काम मिल रहा है, सोशल पेंशन के थ्रू उनको जो है पेंशन मिल रहा है आफ्टर रिटायरमेंट। तो ये सारे कुछ फैक्ट्स है आधार का, ये समझिए। अब ये जो कानून लाया गया है इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। ऑफलाइन वेरिफिकेशन कहा जा रहा है आधार नंबर होल्डर का। इट मीन्स कि ऑफलाइन वेरिफिकेशन भी अलाउ किया गया है किसी भी इंडिविजुअल के आइडेंटिटी का बिना ऑथेंटिकेशन किए हुए। साथ ही साथ वॉलेंट्री भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी इंडिविजुअल जो है इसको वॉलेंट्री यूज़ कर सकते हैं। इट मीन्स कि आप अपनी आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए इसको अगर चाहो तो यूज़ कर सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं यूज़ कर सकते हो, ऐसा है। साथ ही साथ ऑथेंटिकेशन जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी का है वो आधार के थ्रू हो सकता है। अगर आपको अपनी पहचान बतानी है तो आप आधार के थ्रू इसको बता सकते हो। ये मैंडेटरी नहीं है, जैसे आप ये नहीं कह सकते हो कि आधार कार्ड से आपका बर्थ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और डेथ रजिस्ट्रेशन है, ये चीज़ के लिए ये मैंडेटरी नहीं है। साथ ही आपका ये सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, जैसे कि ऑलरेडी ये यूपीएससी में पूछा गया है। साथ ही साथ जो टेलीग्राफ एक्ट 1885 है इसको अमेंड किया गया है, और जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 है इसके थ्रू ये कहा गया है कि जो पर्सन के पास लाइसेंस है टेलीग्राफ को मेंटेन करने का, बैंकिंग कंपनीज़ को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, वो अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स के थ्रू। और कैसे, तो ऑफलाइन और वेरिफिकेशन करके आधार का। साथ ही साथ जो क्लाइंट है उनके पास ये चॉइस है, या तो वो यहाँ पे वेरीफाई करे अपनी आइडेंटिटी को, या तो कोई भी पर्सन यहाँ पे डिनाई नहीं कर सकते। यानी कि अगर किसी लोग के पास आधार नंबर नहीं है तो आप उनको सर्विस देने से मना नहीं कर सकते, ऐसा भी कहा गया है। क्योंकि अभी भी स्टिल हमारे यहाँ 102 मिलियन पीपल्स जो है उनको अभी तक आधार नंबर नहीं मिला है। तो ऐसा नहीं है कि उनको बाहर रखना, उनको काम नहीं देना, उनको कोई सर्विस नहीं प्रोवाइड करना। तो ये चीज़ें कही गई है इस कानून के तहत। साथ ही साथ एंटिटीज़ क्या क्या यहाँ पे यूज़ करेंगे आधार को, तो एक एंटिटीज़ उनको अलाउ किया गया है कि वो ऑथेंटिकेशन को परफॉर्म कर सकते हैं आधार के थ्रू अगर UIDAI यहाँ पे सेटिस्फाइड है। इट मीन्स कि अगर सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ प्राइवेसी और सिक्योरिटी के साथ कंप्लेन है, या फिर इसको कानून के द्वारा परमिट किया जा रहा है, या फिर कोई ऑथेंटिकेशन आप किसी पर्पज़ के लिए यहाँ पे चाह रहे हो, वो भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है स्टेट के इंटरेस्ट में, तो ये सारी जगह पे जो है ना आधार का आपका इस्तेमाल हो सकता है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर्स थे जो कि आपको पता होना चाहिए अबाउट आधार। इसके अलावा यहाँ पे और देखिए कि जो आधार नंबर ऑफ़ बच्चे हैं, जो बच्चों को आधार दिया जाता है, तो जब बच्चों का इनरोल किया जाता है आधार नंबर, तो इनरोलिंग एजेंसीज़ जो है ना वो यहाँ पे उनके पेरेंट्स या उनके गार्जियन की कंसेंट लेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी बच्चा उठ के जाएगा और अपना आधार बना लेगा, उनके पेरेंट्स की कंसेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक बच्चा जब उसकी एज 18 ईयर्स हो जाती है तो वो एलिजिबल हो जाते हैं ना कि उनकी आधार को कैंसिल भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका एक बार आधार नंबर बन गया तो अब वो हमेशा ज़िंदगी भर रहेगा, आप चाहो तो उसको कैंसिल भी कर सकते हो। बट 5 साल के बच्चे का जो है ना आधार नंबर बनना स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद 18 साल के बाद जो है वैलिड हो जाता है कि आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो। सेकंड है कि डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन, आपकी इन्फॉर्मेशन को कहीं कहीं डिस्क्लोज़ किया जाएगा कुछ सर्टेन केस में, यानी कि अलाउ किया जाएगा कि डिस्क्लोज़ जो है सिर्फ हाई कोर्ट के द्वारा ही, अगर हाई कोर्ट की ऑर्डर निकलती है कि इस पर्सन की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज़ किया जाए, वो भी आधार कार्ड का नंबर इसका डिस्क्लोज़ किया जाए, तो ही किया जा सकता है। साथ ही डायरेक्शन भी दिया जा रहा है कि कैसे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज़ करना है नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में। तो इसको यहाँ पे ऑफिसर्स के थ्रू नहीं बनाया जाएगा जो भी सेक्रेटरी रैंक के नीचे होंगे। तो ये भी बात कहा जा रहा है कि डिस्क्लोज़ जो किया जाएगा वो हायर रैंक ऑफ पीपल्स होंगे, जिससे कि इनकी सिक्रेसी मेंटेन रहे लोगों की। उसके अलावा यहाँ पे फ़ंड भी क्रिएट किया गया है UIDAI का, इस तरीके का यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया फ़ंड यहाँ पे बनाया गया है। सारे फीस, ग्रांट और चार्जेस जो भी यहाँ पे इस अथॉरिटी से जो आपका रिसीव किया जाएगा उसको इस फंड में डाला जाएगा। इस फंड को यूज़ किया जाएगा, जैसे कि UIDAI के जो भी खर्चे होते हैं ना, उस खर्च को यहाँ पे पूरा करने के लिए इस फंड से इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही साथ कंप्लेन की बात करें तो यहाँ पे इंडिविजुअल को अलाउ भी किया गया है कि आप लोग को अगर कोई भी सर्टेन केसेस में कोई भी तरीके की प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे कंप्लेन भी रजिस्टर कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको लगता है कि आपका आधार का कहीं गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है, कहीं आपकी जो डेटा है उसको डिस्क्लोज़ कर दिया गया है, तो आप अपनी कंप्लेन को यहाँ पे बता सकते हो। साथ ही आधार इकोसिस्टम को भी डिफ़ाइन किया गया है कि ये होता क्या है। आधार इकोसिस्टम कहने का मतलब है कि जहाँ पे कुछ एजेंसीज़ को इनरोल किया जाए, या फिर कुछ एजेंसीज़ को रिक्वेस्ट किया जाए, या ऑफलाइन वेरिफिकेशन हो, तो ये सारी चीज़ें जहाँ हो रही है उसको यहाँ कहा जाता है कि एक आधार इकोसिस्टम है। हमारा एक इन्वायरमेंट इकोसिस्टम आप कैसे समझते हो कि जहाँ पे हम जैसे ह्यूमन बीइंग भी रहते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जहाँ रहते हैं उसे हम लोग इन्वायरमेंट कहते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ है यहाँ पे आधार इकोसिस्टम भी।
उसके बाद पेनल्टीज़ की भी बात की गई है कि अगर UIDAI के पास ये कंप्लेन अगर वो इनिशिएट करते हैं और इनिशिएट करने में वो फेल्योर हो जाते हैं, फेल्योर कैसा, जैसे भी UIDAI के तहत जो भी डायरेक्शंस दिया गया है कि कैसे सारी चीज़ों को फॉलो करना है, अगर वो फॉलो नहीं करते तो उनके अगेंस्ट में उनको पेनल्टी लगेगा। साथ ही इन्फॉर्मेशन जो भी UIDAI की तरफ से ज़रूरत है वो उसको देना ही है। टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट और एपलेट ट्रिब्यूनल भी यहाँ पे बनाया गया है, जो कि एक एपलेट अथॉरिटी है, यानी कि जो भी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स है ना, उनकी डिसीजंस के अगेंस्ट में यहाँ पे आपका आएगा। इट मीन्स कि अगर आप लोग जो है यहाँ पे किसी भी तरीके का कंप्लेन किए हो और UIDAI जो है अपना अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं ड्यूटीज़, तो उनके अगेंस्ट में जो यहाँ पे कार्यवाही चलेगी और उनके अगेंस्ट में जो भी आरोप लगा है और वो आरोप को सिद्ध करने के लिए जो भी फैसला दिया जाएगा वो कहाँ दिया जाएगा, तो टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपलेट ट्रिब्यूनल में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आधार टॉपिक। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक जो कि है मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी के बारे में देखें तो रिसेंटली कैबिनेट के द्वारा इसको अप्रूव किया गया और ये कहा जा रहा है कि नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है ये। तो देखते हैं इसमें क्या बातें की जा रही है, इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि सिविल सर्वेंट के लिए ही है और एट लास्ट, तो इसलिए आप लोग को पता होना चाहिए। सबसे पहले फिनेंशियल एलोकेशन देखते हैं कि कितना रखा गया है। यहाँ पे 46 लाख सेंट्रल एम्प्लॉय को कवर किया जा रहा है और इतने एम्प्लॉय को कवर करने के लिए 510 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे रखा जाएगा, 5 साल के लिए खर्च की जाएगी। इट मीन्स कि 2020 से लेकर 25 तक खर्च की जाएगी। ये जो एक्सपेंडिचर है ये आपका आधा आधा जो है मल्टीलैटरल असिस्टेंस के थ्रू मिलेगा। इट मीन्स कि आप लोग देखो कि बहुत सारे बाहर से जितनी भी बैंक है या फिर जो भी बाहर से उस तरीके का जो हेल्प है जैसे वर्ल्ड बैंक वगैरह, तो उनसे यहाँ पे $50 मिलियन USD तक का यहाँ पे आपका असिस्टेंस दिया जाएगा। कोर गाइडिंग प्रिंसिपल अगर हम लोग देखें कि इस प्रोग्राम में है क्या, तो सबसे पहले जो रूल बेस्ड था यहाँ पे रूल्स बेस्ड इसको ट्रांसफॉर्म करना है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो पहले था क्या कि रूल्स बेस्ड, यानी कि यहाँ पे आपका रूल्स बना दिया गया है, उसी के बेसिस पे आप लोग काम करोगे। बट अब इस फंडे को चेंज करके यहाँ पे कहा जा रहा है कि रोल बेस्ड, यानी कि आपका जो है ना क्या रोल है, क्या काम है, उस हिसाब से आपको काम करना है। पहले जो रूल्स रखे हुए थे उसके हिसाब से काम करना है, बट अब रोल है आपका, क्या रोल है उस हिसाब से काम करना है। साथ ही एम्फेसाइज करना है जो ऑन साइट लर्निंग है, यानी कि ऑन साइट लर्निंग में और ऑफ साइट लर्निंग में दोनों में यहाँ पे आपका कंपैरिजन होता है। घर बैठे जो आज के डेट में आप लोग पढ़ाई कर रहे हो लेकिन प्रैक्टिकल नहीं आज के डेट में आप कर पा रहे हो। अगर आप लोग जो है रैंथम टाइगर रिजर्व्स के बारे में बुक में पढ़ते हो तो वो क्या हो गया कि आप घर बैठ के पढ़ रहे हो। इट मीन्स कि वो आपका ऑफ साइट आपका लर्निंग हो गया। लेकिन ऑन साइट लर्निंग क्या होगा कि जब आप लोग फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट होंगे रैंथमबोर टाइगर रिजर्व्स में, तो वहाँ जाकर आप देखोगे, सारी चीज़ों को पढ़ोगे, अच्छा वहाँ पे कौन सी स्पीसीज सबसे ज़्यादा है, कौन सी इंडेंजर्ड है, कौन सी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो वहाँ जाकर जब आप स्टडी करोगे तो उसको हम लोग कहते हैं एक प्रैक्टिकल नॉलेज और साथ ही साथ वो होता है ऑन साइट लर्निंग। तो यहाँ पे फोकस किया जाएगा कि अब लोगों को जो है ना रूम में बैठ के पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है सिविल सर्वेंट के लिए, कि रूम में बैठ के लेक्चर नहीं देना, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करना है। साथ ही साथ यहाँ पे सारे जितने भी सिविल सर्विस पोजीशन है उसकी कैलिबर को और ज़्यादा इंक्रीज़ करना है, जैसे कि उनका क्या रोल है, उनकी क्या एक्टिविटीज़ है, उनकी क्या कॉम्पिटेंस अप्रोच है, इन सारी चीज़ों को और बढ़ाना है और ज़्यादा मजबूत करना है। साथ ही सारे सिविल सर्वेंट को यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी देना है कि वो कंटिन्यूसली बिल्ड करे, स्ट्रेंथन करे अपने बिहेवियर कॉम्पिटेंस को, फंक्शनल कॉम्पिटेंस को और डोमेन कॉम्पिटेंस को। इट मीन्स कि यहाँ पे जो भी सिविल सर्वेंट है ना उनकी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने की बात की जा रही है, वो सही तरीके से काम करे, ये इस तरीके से अपनी बिहेवियर को सही रखे, अपनी फंक्शंस को सही रखे, इस पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। साथ ही सारे सेंट्रल मिनिस्टर्स को, डिपार्टमेंट्स को यहाँ पे कहा जाएगा कि वो डायरेक्टली यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज को कि कॉमन इकोसिस्टम को क्रिएट करने के लिए। साथ ही यहाँ पे इनकरेज किया जाएगा और बहुत सारे जो बेस्ट इन क्लास लर्निंग कंटेंट क्रिएटर है उनके साथ पार्टनरशिप भी किया जाएगा, जिससे कि यहाँ पे सिविल सर्वेंट है उनको बेटर तरीके से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाए, यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे उनको अच्छी तरीके से नॉलेज वगैरह ये सब प्रोवाइड करें। तो ओवरऑल यहाँ पे जो है सिविल सर्वेंट को एक और बेटर और नेक्स्ट लेवल पे पहुँचाने की यहाँ पे बात की जा रही है। ये प्रोग्राम में आप देखोगे तो एक इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग जिसको कि IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है और इसमें क्या होगा कि डिजिटल लर्निंग मटेरियल भी है। आज के डेट में आप देख रहे हो कि हर एक चीज़ का ऑल्टरनेटिव है कि डिजिटली आपको सारी फैसिलिटी मिल रही है और बहुत बेटर भी है। तो इसलिए यहाँ पे इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है जिसमें कि आपको ऑनलाइन सारी लर्निंग मटेरियल मिल जाएगी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग देखो कि एक एप्रोप्रिएट मॉनिटरिंग और इवोल्यूशन फ्रेमवर्क भी होगा, जो कि यहाँ पे कैसे सारे यूजर्स जो है काम करेंगे
वो भी यहाँ पे IGOT आई गवर्नमेंट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म में कैसे सारे यूज़र्स जो है अपने परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेंगे, ये भी चीज़ें यहाँ पे वो देख सकते हैं। इट मीन्स कि डैशबोर्ड में ही उनको सब मिल जाएगा। डैशबोर्ड कहने का मतलब है कि जो मेन पेज होता है, जब आप कोई भी पोर्टल ऑन करते हो, कोई भी प्लेटफॉर्म ऑन करते हो, तो उसका जो मेन पेज होता है उसको हम लोग डैशबोर्ड कहते हैं। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पे पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल बनाया जा रहा है। ये एक ऑपेक्स बॉडी होगा, सबसे ऊपर बॉडी होगा, और इसमें क्या प्रोवाइड किया जाएगा कि एक अच्छा खासा डायरेक्शन दिया जाएगा कि कैसे सिविल सर्विस में रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। सिविल सर्विस में बहुत सारे लूप होल्स भी आपको देखने को मिलते हैं, तो वो सारे लूप होल्स को डिसॉल्व करना है और एक अच्छा खासा रिफॉर्म लेकर आना है। तो क्या क्या रिफॉर्म लेकर आना है, तो इन चीज़ों के ऊपर बात किया जाएगा। वो भी यहाँ पे चेयरमैन कौन होंगे इस काउंसिल के, तो प्राइम मिनिस्टर होंगे। ठीक है, यहाँ पे बाकी और भी मिनिस्टर्स होंगे, जैसे यूनियन मिनिस्टर होंगे, चीफ मिनिस्टर होंगे, एमिनेंट पब्लिक यहाँ पे HR प्रैक्टिशनर होंगे, कोई थिंकर्स होंगे, और ग्लोबल लीडर यहाँ पे होंगे जिनका अच्छा थॉट होगा, पब्लिक सर्विस फंक्शनरीज होंगे जो कि बेटर तरीके से आइडियाज़ देंगे, इनोवेशंस लाएंगे, वो भी पब्लिक सर्विस के फील्ड में। साथ ही साथ कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशंस यहाँ पे बनाया गया। तो इस कमीशन का क्या रोल है, इस कमीशन का रोल है कि जो PM पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल को ये असिस्ट करेंगे कि कैसे एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान्स को अप्रूव करे, और वो भी यहाँ पे इन सारे प्लान्स को सुपरवाइज़ करने में, कोऑर्डिनेट करने में। तो इस तरीके से यहाँ पे ये कमीशन भी बनाया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे क्या है कि कुछ फंक्शनल सुपरविजन्स भी होंगे जो कि सारे सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में रहेंगे, और जितने भी सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग की चीज़ें हैं उसके साथ वो डील करेंगे। साथ ही एक शेयर्ड लर्निंग रिसोर्सेज होगा। इट मीन्स कि इंटरनल और एक्सटर्नल फैसिलिटी होंगे, फैकल्टी होंगे, यानी कि अंदर और बाहर दोनों तरीके से ये फैकल्टी होंगे। रिसोर्स सेंटर होगा जिसमें कि हॉलिस्टिक तरीके से एक सिविल सर्वेंट को जो है ना वो बनाया जाएगा, बिल्डअप किया जाएगा। साथ ही स्पेशल पर्पस व्हीकल भी होगा। ये भी यहाँ पे आपका जो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 है, यहाँ पे एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जाएगा जिसमें कि जो डिजिटल एसेट है उसको ऑपरेट करना, ओन करना, और साथ ही ये जो आपका प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है ना ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए, इसको भी सही तरीके से रन किया जाएगा। कोऑर्डिनेशन यूनिट अगर हम लोग देखें तो इसको कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा हेड किया जाएगा। तो इतनी सारी बातें हैं यहाँ पे कर्मयोगी योजना के बारे में। कर्मयोगी ही बोल सकते हैं, मिशन कर्मयोगी, यानी कि एकदम से ऐसा बनना है आप लोग को सिविल सर्वेंट जिसमें कि आप लोग अच्छी तरीके से काम कर सको। ठीक है, सिर्फ बैठे बिठाए कुछ नहीं करना है, काम करना है, वो भी ऑन फील्ड काम करना है। तो उस हिसाब से आप लोग को यहाँ पे बनाने की बात की जा रही है। तो एक अच्छा रिफॉर्म लाने की बात की जा रही है जिसमें कि आज के डेट में ज़रूरी भी है। फाइन, अब आते हैं थर्ड टॉपिक पे जो कि है विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन के बारे में। तो न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सजेस्ट किया गया सारे कॉर्पोरेट को कि वो यहाँ पे जो विसल ब्लोइंग मैकेनिज्म है उसको इंकरेज करें और एक अच्छा खासा सेफगार्ड प्रोवाइड करें। विसल ब्लोअर होते कौन है, जैसे विसल ब्लोअर आप लोग कह सकते हो कि कोई विटनेस होता है, आई विटनेस होते हैं, या फिर कोई किसी चीज़ के बारे में बिल्कुल अच्छा इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो आप लोग देखते हो कि बहुत सारे ऐसे चश्मदीद गवाह होते हैं, आई विटनेस, जिनको कोर्ट के पहुंचने से पहले ही मार दिया जाता है, या फिर उनके फैमिली को पैसे देकर ख़रीद लिया जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा डराया धमकाया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े केस या छोटे छोटे केस भी हैं जहाँ पे इस तरीके के जो आई विटनेस होते हैं या फिर जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले लोग होते हैं वो बहुत सारे रीजंस के कारण सामने नहीं आ पाते, क्योंकि वो अकेले तो है नहीं, उनकी फैमिली भी है, कोई ना कोई इनके रिश्तेदार होते ही है जिनकी सेफगार्ड के कारण जो है वो कहीं ना कहीं अपना स्टेप वापस ले लेते हैं, और उसकी वजह से एक अच्छा खासा जस्टिस नहीं डिलीवर होता है हमारे कंट्री में। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर जस्टिस डिलीवर करना चाहिए, वो भी राइट जस्टिस, तो इसके लिए हमें विसल ब्लोअर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक अच्छा खासा मैकेनिज्म बनाना चाहिए। हमारे इंडिया में इसके बारे में बहुत बातें होती है, कानून भी है इसके बारे में, लेकिन फिर भी आप देखोगे ना कि हमारे यहाँ के जो डॉन होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल माने जाते हैं एज़ कंपेरिजन टू हमारे जो सिस्टम है। तो लेकिन हमारे सिस्टम में बहुत तरीके की यहाँ पे रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। तो उसमें से एक इसके बारे में भी बात किया जाता है, जब किसी तरीके का घटना हो जाता है ना, तब फिर इसके बारे में टॉपिक उठता है। वैसे आप और भी कंट्रीज़ में देखोगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि विसल ब्लोअर को बहुत ही ज़्यादा सेफगार्ड प्रोवाइड किया जाता है, एक अच्छी खासी मैकेनिज्म है उसके बारे में। तो वही चीज़ें हम लोग भी अपने कंट्री में अडॉप्ट कर रहे हैं कि हमारे यहाँ के जो विसल ब्लोअर है उनको भी एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सके, जिससे कि लोग ना डरे नहीं सामने आकर अपने गवाह देने के लिए, वो डरे नहीं, वो जो है निडर होकर फियरलेस होकर वो सामने आए और जो भी सही बातें हैं वो उन सारे बातों को रख सके। तो विसल ब्लोअर यही होते, ठीक है, एक अटेंशन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, या फिर एक ऑथोरिटी फिगर होते हैं, पब्लिक होते हैं, जो कि कोई भी अगर गलत तरीके का काम हो रहा है, ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ आई विटनेस हो, या फिर कोई गलत काम हो रहा है तो उस चीज़ को बाहर निकालना चाहते हैं, या फिर कोई करप्शन हो रहा है तो उस चीज़ के बारे में अगर कोई नॉलेज दे दिया, उसके बारे में बता दिया कि यहाँ पे इस तरीके का करप्शन हुआ है, तो फिर आप जानते हो कि उनके पीछे सब कोई हाथ धो के बैठ जाते हैं। तो उन्हीं के यहाँ पे
सेफगार्ड के बारे में बात करें तो इंडिया में देखते हैं कि एक्चुअली काम क्या हो रहा है। 2014 में इसके लिए कानून बनाया गया था, वो भी बहुत मशक्क़त के बाद। तो यहाँ पे बातें की जा रही थी कि जो भी लोग जो आई विटनेस होते हैं उनको अगर इस तरीके का हराश किया जाता है कि आप अगर इस करप्शन से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज़ किए तो, या फिर जो विलफुल मिसयूज़ किया जाता है, बड़े बड़े पोस्ट में जो लोग होते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे पब्लिक सर्वेंट होते हैं जो कि अपने जो पावर होती है उनका मिसयूज़ करते हैं, तो उनके बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है तो वैसे लोगों को जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। और साथ ही साथ विसल ब्लोअर किनको कहेंगे उनके बारे में एक अच्छा खासा डेफिनेशन है इस कानून के अंदर, जो कि सरकार के ऑफिशियल से भी बियॉन्ड कहा जा रहा है कि इसमें कोई भी पर्सन, कोई भी जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी इंक्लूड किया गया है कि वो भी यहाँ पे विसल ब्लोअर के कैटेगरी में आ सकते हैं। साथ ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई भी पर्सन जो कि पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर्स के लिए वो यहाँ पे आना चाहते हैं, इट मीन्स कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में कोई डिस्क्लोज करना चाहते हैं, तो उनको यहाँ पे रोका जाता है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत। साथ ही यहाँ पे प्रोवाइड भी किया गया एक सिस्टम जिसमें कि लोगों को इनकरेज किया जाएगा कि वो अगर किसी भी तरीके की करप्शंस के बारे में जानते हैं तो उनकी इन्फॉर्मेशन वो डिस्क्लोज कर सकते हैं, या फिर कोई भी पब्लिक सर्वेंट जिसमें कि कोई मिनिस्टर्स भी अगर इंक्लूड है और वो अपने पावर को मिसयूज़ कर रहे हैं तो उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन सामने ला सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जो कानून है ये अप्लाई नहीं होता है जो आर्म्ड फोर्सेस ऑफ यूनियन है ना हमारे यहाँ के, आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर ये आपका अप्लाई नहीं होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। साथ ही यहाँ पे डिस्क्लोज जो करने की बात होती है कि इन्फॉर्मेशन आप डिस्क्लोज कैसे कर सकते हो, तो ये भी बाकायदा लिखा गया है कि आप या तो ईमेल कर दो जो भी अथॉरिटी को आपको बताना है, या फिर लिख के चिट्ठी दे दो, इस तरीके से आप बता सकते हो। और कोई भी पर्सन जो कि अगर किसी ऑर्डर के थ्रू, यानी कि अगर कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा जो ऑर्डर दिया गया है, अगर उस तरीके के पर्सन एग्रीव्ड है तो वो यहाँ पे हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और 60 डेज़ के विदिन, यानी कि जब से ऑर्डर निकला है तब से वो 60 दिन के अंदर जो है वो हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो भी यहाँ पे इंश्योर कर सकते हैं कि कोई भी लोग या पब्लिक सर्वेंट जो कि डिस्क्लोज कर रहे इस कानून के तहत ना, वो विक्टिमाइज्ड है बाय इनिशिएशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग जब भी स्टार्ट होगा तो उसके इनिशिएशन से उनको विक्टिम माना जाएगा और उनको एक अच्छा खासा सेफगार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। विसल ब्लोअर इसको अमेंड करने के लिए फिर से 2015 10 साल के बाद एक कानून आया था, जो कि यहाँ पे एक साल के बाद ही, जो लास्ट वाली जो कानून थी 2014 की, उसको अमेंड करने के बाद किया जा रहा था, लेकिन फिर ये लैप्स हो गया था, ये अभी पास नहीं हुआ है। उसके बाद आप देखो कि सेबी का यहाँ पे पिट है, प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, ये रेगुलेशन है। इसमें क्या है कि विसल ब्लोअर को रिवॉर्ड दिया जाता है, उनको सम्मान दिया जाता है, और जो अदर इन्फॉर्मेंट्स होते हैं किसी भी तरीके का अगर इन्फॉर्मेशन जो गलत इनसाइडर ट्रेडिंग केस जो होता है उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं तो उनको भी यहाँ पे रिवॉर्ड दिया जाता है। जैसे आप देखते हो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी होती है, उनकी अपनी अंदर की बहुत ज़्यादा सीक्रेट बातें होती है, कोई लोग वहीं से दुष्ट निकल आते हैं और वो क्या करते हैं कि अपनी कंट्री की जो अपनी कंपनी की जो सीक्रेट पॉइंट होती है उसको बाहर निकाल देते हैं और उसी पॉइंट को लेकर या उसी बातों को लेकर जो है ना वो अपने हिसाब से वो ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं। इसके ऊपर अभी आप देखोगे कि मैं एक बार ट्रेलर देख रही थी, अभी इसके ऊपर आपको मूवी देखने को मिलेगा, अभिषेक बच्चन की है, जो इनसाइडर जो ट्रेडिंग होता है ना उसके बारे में ये मूवी बनाया गया। काफ़ी अच्छा है। इस तरीके की चीज़ों को अगर आपको प्रैक्टिकली समझना है तो इस तरीके का जो मूवी है आप देख सकते हो, जिससे बहुत अच्छा खासा आपको नॉलेज हो जाएगा। नाम तो मुझे याद नहीं हो रहा है, लेकिन उसकी ट्रेलर अभी ही स्टार्ट हुई है, एकदम से याद नहीं आ रहा है, तो आप लोग देख लीजिएगा। इनसाइडर ट्रेडिंग होते कौन है? वो होते हैं जो आप लोग देखते हो कि कुछ सिक्योरिटीज़ को वो ट्रेड करते हैं, या फिर जो अंदर की अच्छी बातें होती है, कंपनी की जो सीक्रेट बातें होती है उसको लीक करते हैं, तो उसको इनसाइडर ट्रेडर कहते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 का है। इसमें क्या है कि कहा गया है कि एकदम मैंडेटरी है कि जितने भी स्टॉक एक्सचेंज है उनको लिस्ट करना है, और यहाँ पे ऑडिट कमेटी होनी चाहिए जो कि विसल ब्लोअर के कंप्लेन को अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट करे। तो ये सारी यहाँ पे पॉइंट्स रखी गई है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट अनदर बहुत ही एक अच्छी इंपॉर्टेंट टॉपिक में, जो कि आईपीसी और सीआरपीसी के बारे में है। एक 5 मेंबर कमेटी है जो कि रणवीर सिंह के द्वारा यहाँ पे हेड किया जा रहा है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा बनाया गया था, जिसमें ये कहा गया है कि क्रिमिनल लॉज को फिर से देखना चाहिए जो आईपीसी और सीआरपीसी है। अब देखते हैं इसके बीच में मेन डिफरेंस, क्योंकि बहुत लोगों को यही नहीं पता होता है। आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो इसका एम ये है कि आईपीसी में आपको देखने को मिलेगा कि क्या क्या क्राइम है उसकी डेफिनेशंस आपका आईपीसी में है, लेकिन उस क्राइम को क्रिमिनल कानून के थ्रू कैसे उसको प्रोसीड करना है उसकी रेगुलेशंस आपको सीआरपीसी के तहत देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि जो भी कानून आप किए हो आपको जो सज़ा मिलेगा वो यहाँ पे आईपीसी में लिस्टेड जितने भी सेक्शंस है उसके अकॉर्डिंग सज़ा मिलता है, और वो सज़ा का प्रोसीजर कैसे होगा, यानी कि कैसे कैसे करके आपको जो है जेल तक भेजा जाएगा और वहाँ से फिर आपकी सज़ा कैसे स्टार्ट होगी, तो वो सारी चीज़ें लिखी गई है सीआरपीसी में।
बैकग्राउंड चल के देखते हैं कि ऑफिशियल क्रिमिनल कोड ऑफ इंडिया है, इसको ड्राफ्ट किया गया था अंग्रेज़ों के ज़माने में, जो कि फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा 1816 में ये आपका बनाया गया था। इसमें सारे एस्पेक्ट ऑफ क्रिमिनल लॉज को कवर किया गया है। वहीं अगर हम लोग बात करें CRPC की, तो 1973 में बनाया गया, लेकिन इसको इनिशिएट किया गया था 1882 में ही। इसमें आप देखो कि इन्वेस्टिगेशन किया जाता है सारे क्राइम्स को लेकर, और एविडेंस कलेक्ट किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है कि हाँ, जो भी लोग यहाँ पे आए हैं क्या वो गिल्टी है या इनोसेंट है। अगर गिल्टी है तो उनको पनिशमेंट दिया जाता है, इनोसेंट है तो उनको फ्री कर दिया जाता है। हु विल रिव्यू, IPC के अंदर और CRPC के अंदर आप देखो कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है जो कि रिव्यू करते हैं, और 1970 में ये आपका जो है ये जो बॉडी है ये बनाया गया था, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। तो ये एक कॉमन सा डिफरेंस है, ये ध्यान रखना है। मेन टॉपिक है ये वन नेशन वन राशन कार्ड, क्योंकि माइग्रेंट लेबर को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। तो पहले इसके बारे में समझते हैं। कोविड-19 आउटब्रेक के कारण बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज जो यहाँ पे लाया गया, उसमें से एक बात कहा गया था वन नेशन वन राशन कार्ड, जिसमें कि सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ को इसको इनरोल करना है, वो भी मार्च 2021 तक। तो चलिए मार्च 2021 अब ख़त्म होने को ही है, तो यहीं तक कहा जा रहा था। वन नेशन वन राशन कार्ड कहने का मतलब है कि अगर आप लोग महाराष्ट्र में रहते हो, नागपुर में रह रहे हो, यहाँ के अगर आपके पास राशन कार्ड है, तो अगर आप यहाँ से उठकर अगर आप गुजरात भी जाते हो तो यहाँ पे आपका ये राशन कार्ड वैलिड नहीं होता था। लेकिन अब कहा जा रहा है कि अगर आप लोग कोई यहाँ पे नागपुर में थे, वहाँ राशन कार्ड बनाए थे, आप गुजरात जा रहे हैं यहाँ काम करने के लिए माइग्रेंट लेबर जैसा, तो यहाँ पे भी आपका ये राशन कार्ड काम करेगा। अगर यहाँ से फिर आप बिहार आ रहे हो तो बिहार में भी आपका काम करेगा। पूरे हमारे इंडिया में आप किसी भी राज्य में चले जाओ, किसी भी कोने में चले जाओ, बस आपको एक राशन कार्ड की ज़रूरत है। और इसके बेसिस में क्या होता है, सस्ते दाम में, सब्सिडाइज्ड रेट में, फेयर शॉप प्राइस से आपको यहाँ पे दाम मिलता है, खाना मिलता है, खाना नहीं अनाज मिलता है, जो कि आपको बहुत ही सस्ते रेट में होता है, और इसको हम लोग कहते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। वन नेशन वन राशन कार्ड इसे ही कहा जा रहा है। इसमें मेनली दिक्कत होता था लोगों को कि एक जगह से दूसरी जगह वो माइग्रेंट होते थे, तो उनको वहाँ पे फिर राशन कार्ड बनाना पड़ता था, जिससे काफ़ी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होती थी। फाइन। इसके अंदर क्या है कि प्रेजेंट जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसमें एक राशन कार्ड होल्डर जो है वो फूड ग्रेन्स खरीद सकते थे सिर्फ यहाँ पे फेयर प्राइस हिसाब से, जहाँ से वो उनके लोकल एरिया में। प्राथम मुख्योपाध्याय वर्किंग ग्रुप जो माइग्रेशंस का है, उनके द्वारा ये रिकमेंड किया गया कि ये जो PDS सिस्टम है इसको पोर्टेबिलिटी बनानी चाहिए, यानी कि पोर्टेबल हो, कहीं पे भी जाए आपका एक ही राशन कार्ड हो। और इसके बाद गवर्नमेंट के द्वारा भी लॉन्च किया गया जो कि इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो भी अप्रैल 2018 में। इसके बारे में भी देखेंगे डिटेल में। ये जो न्यू सिस्टम था, इससे क्या है कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका आइडेंटिफाई किया जाएगा जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है उसके थ्रू, और जो यहाँ पे फेयर प्राइस शॉप है उसमें POS मशीन होगा, यानी कि EPOS होगा, इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे POS डिवाइस इंस्टॉल होगा, जिसमें कि आप कार्ड स्वैप करते हो, तो उस कार्ड स्वैप करने से पता चल जाएगा कि हाँ, आप यहाँ पे इस सिस्टम के थ्रू सब्सिडाइज रेट में आपको फूड ग्रेन्स मिलेगा कि नहीं। इसके अंदर क्या है कि माइग्रेंट को यहाँ पे अलाउ किया जाता था कि 50% जो यहाँ पे फैमिली कोटा है, मैक्सिमम ऑफ 50% फैमिली कोटा, उससे वो यहाँ पे बाई कर सकते हैं। और यहाँ पे इंडिविजुअल को इंश्योर किया जाता है कि वो अगर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं तो वो यहाँ पे एक वन गो में पूरे इंटायर फैमिली के लिए वो यहाँ पे PDS के थ्रू फूड ग्रेन्स नहीं वो परचेज़ कर सकते। ये चीज़ें यहाँ पे इंश्योर की गई है। मैक्सिमम कितना है, तो जितना फैमिली कोटा है, जैसे कि 5 मेंबर्स है, तो इसमें 50% जो है ना उनकी उसी के हिसाब से ये खरीद हो पाएगा, यानी कि 2.5 लोगों के लिए यहाँ पे खरीद हो पाएगा, इस तरीके का आप कह सकते हो। सिर्फ एक बार 100% जो आधार सिकिंग है और 100% इंस्टॉलेशन जो EPOS डिवाइस का हो जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि राशन कार्ड हमारा नेशनल पोर्टेबिलिटी हो गया। अब तक आप देखो तो 28 हमारे यहाँ स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरीज़ है, इसमें से सिर्फ 17 स्टेट्स है और यूनियन टेरिटरीज़ है जो कि अभी इसको इम्प्लीमेंट किए हैं, तो और भी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ में इसको इम्प्लीमेंट करना बाकी है। अब आगे बढ़ने से पहले एक बार इस स्कीम के बारे में देख लेते हैं, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको ध्यान रखिएगा। इस स्कीम का नाम है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इट मीन्स कि अब एक साथ होकर जो है ये PDS सिस्टम को यहाँ पे मैनेज किया जाएगा। एक्चुअली ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम कहने का मतलब होता है कि 100% फ़ंड यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होते हैं उसमें फ़ंड की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। इट मीन्स कि सम पार्ट ऑफ फंड्स आर गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सम पार्ट्स ऑफ फंड्स आर गिवन बाय स्टेट गवर्नमेंट, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। बट सेंट्रल सेक्टर मीन्स कम्प्लीटली ये आपका 100% फ़ंड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। कौन से मिनिस्टर इनको
इम्प्लीमेंट कर रही है, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं, ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, तो यहाँ पे आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन भी मिनिस्ट्री है। समटाइम्स आपको ऑप्शंस पे देख कर कन्फ्यूज़ किया जाएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है या फिर मिनिस्ट्री ऑफ समथिंग एल्स, कुछ भी आपका यहाँ पे रखा जा सकता है, बट इस तरीके से आप लोग कनेक्ट कर लो कि जिससे आप कन्फ्यूज़ ना हो सको। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारे यहाँ 2013 में कानून लाया गया था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, कहने का मतलब है कि फूड को सिक्योर करने के लिए हमारे यहाँ एक कानून 2013 में लाया गया था। उसी के तहत कहा गया था कि सस्ते दाम पे फूड ग्रेन्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो भी बीपीएल फैमिली के लोग हैं जो कि इतने एलिजिबल नहीं हो पाते हैं कि उनके पास एडिक्वेट मात्रा में फूड वो खरीद सके, तो उनको इस तरीके का प्रावधान देना ज़रूरी है। तो नेशन वाइड पोर्टेबिलिटी होना चाहिए, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है। साथ ही नेशनल लेवल डेटा रिपोजिटरी भी यहाँ पे आपका क्रिएट करना है, जिसमें कि जो डुप्लीकेशन देखने को मिलता है बेनिफिशरीज डेटा का, वो यहाँ पे अब अच्छी तरीके से इसको क्रिएट किया जाएगा। क्योंकि आधार बेस्ड होंगे तो अब जो 2-3 राशन कार्ड बना के रखते थे, अब वो वैसा नहीं चलेगा, क्योंकि राशन कार्ड को जब आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा तो फिर आपकी कनेक्टिविटी पता चल जाएगी कि हाँ आप लोग आधार कार्ड के थ्रू जो है राशन कार्ड के होल्डर हो कि नहीं। तो 2 बार 3 बार भी बनवाए हो एक ही आधार कार्ड, एक ही राशन कार्ड, एक ही नाम पे, तो फिर वो आपका जो है ना डुप्लीकेशन से यहाँ पे आपका रीडुप्लीकेशन जो होगा वो हट जाएगा। साथ ही एडवांस डेटा एनालिटिक टेक्निक्स का भी यूज़ किया जाएगा। अब यहाँ पे आपका टेक्निक्स का यूज़ किया जाएगा जिससे कि ये कंटिन्यूस इस सिस्टम में इम्प्रूवमेंट ही हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब आप ग्राउंड लेवल पे जाओगे तो लूप होल्स देखने को मिलता है। एक्चुअली यहाँ पे वैसे लोग भी आ जाते हैं जो जिनकी स्थिति ठीक है, लेकिन वो अपनी राशन कार्ड बनाकर जो है सस्ते दाम पे फूड ग्रेन्स खरीदते हैं, तो प्रॉब्लम वहाँ पे हो जाती है। बेनिफिट क्या है? बेनिफिट जैसे आप समझ ही रहे हो कि इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी हो जाएगा राशन कार्ड का। इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट में क्या प्रॉब्लम, क्या यहाँ पे मीनिंग है? इंट्रा स्टेट कहने का मतलब होता है, तो इंटर स्टेट कहने का मतलब है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, और इंट्रा स्टेट कहने का मतलब है कि एक ही स्टेट के अधीन। अगर एक ही स्टेट में आप एक दूसरे ज़िला में अगर आप जाते हो तो एक राशन कार्ड आपका जैसे एप्लीकेबल होता है, वैसे अगर आप लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में जाओगे तो भी आपका राशन कार्ड एप्लीकेबल होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो माइग्रेंट होते हैं एक ज़िला से दूसरे ज़िला में भी एक ही राज्य में रहकर वो माइग्रेंट भी करते हैं, वैसे ही वो एक राज्य से दूसरे राज्य में भी जाते हैं। तो कहीं पर भी वो जाए, अपने काम के लिए जाए, पढ़ाई के लिए जाए, किसी और रीज़न के लिए भी जाए, एटलीस्ट उनको खाना जो है हर जगह मिले, वो सब्सिडाइज रेट में। उनको कहीं ऐसा टेंशन ना हो कि कहीं और राज्य में जाएंगे तो फिर उनको अलग से राशन कार्ड बनाने की चिंता हो, तो वो चीज़ें होती है। अब यहाँ पे दोनों को मैनेज करने के लिए अलग अलग पोर्टल बनाया गया है। पोर्टल क्या होता है? एक ऑनलाइन पोर्टल होता है जहाँ पे आपको सारी उस चीज़ों से रिलेटेड, सारी पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड आपको सारी डेटा देखने को मिलेगा। जैसे इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी है, तो ये आपका इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट जो पीडीएस सिस्टम है, इसके थ्रू इस पोर्टल में आप देखोगे। लेकिन इंट्रा स्टेट का जो है वो अन्य वितरण पोर्टल है। इंट्रा स्टेट यानी कि एक ही राज्य में जितने भी ज़िले हैं उसमें अगर एक लोग दूसरे ज़िले से, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाते तो उनकी अगर डिटेल्स देखनी है तो वो अन्य वितरण में देखने को मिलेगा। एंड अन्य वितरण पोर्टल क्या है? इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है जिससे कि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस डिस्प्ले किया जाएगा, जिसमें आप देखो कि कितना जो है यहाँ पे लोग EPOS डिवाइस का इस्तेमाल करके सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स जो है वो बेनिफिशरीज को मिली है। तो ये पूरी तरीके से अगर जानकारी चाहिए एक राज्य का तो आपको अन्य वितरण पोर्टल में मिलेगा। लेकिन एक राज्य से दूसरे राज्य में जो लोग माइग्रेंट होकर जा रहे हैं उनकी अगर डेटा आपको चाहिए कि उनको PDS के थ्रू कितना फूड ग्रेन्स अवेलेबल हुआ है, तो वो यहाँ पे इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट PDS पोर्टल के थ्रू मिलेगा। साथ ही साथ आप देखो कि इससे क्या होता है कि जो बोगस राशन कार्ड होल्डर्स होते हैं, जैसे अभी मैं बोली कि जिनको ज़रूरत भी नहीं है, अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट वो गलत तरीके से राशन कार्ड बनवा के वो सस्ते दाम में खरीदते हैं और फिर उसको मार्केट में बेच देते हैं ज़्यादा दाम में, तो ये काम भी किया जाता है। तो इस तरीके से अगर इंटीग्रेटेड ऑनलाइन सिस्टम रहेगा तो अब इस तरीके का जो बोगस यहाँ पे राशन कार्ड होल्डर है उनको रिमूव करने में आसानी होगी। साथ ही इससे जो फूड सब्सिडी बिल है जो राइज़ हो रहा है उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे कि बहुत सारा लीकेज देखने को मिलता है यहाँ पे, तो वो सारी गड़बड़ी और जो करप्शन है, लीकेज है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कम हो पाएगी। अब यहाँ पे जो कानून आया है 2013 का, इट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसकी ईच एंड एवरी पॉइंट आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं। एक्चुअली ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है। इट मीन्स कि आपको समझ में आ रहा है कि पूरे नेशन वाइड जो है फूड सिक्योरिटी यहाँ पे लेकर आना है। एक अप्रोच था कि फूड सिक्योरिटी यहाँ पे होनी चाहिए हमारे कंट्री में, और पहले तो फूड सिक्योरिटी से लेकर ये एक अप्रोच है कि राइट बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए, यानी कि हमारा अधिकार है, अगर हम सिटीजन्स हैं, हम इस देश में रह रहे हैं, तो हमारा अधिकार है कि हमें फूड
भोजन मिलना चाहिए। साथ ही इस कानून में लीगली आप देखोगे कि 75% रूरल पॉपुलेशन को इंक्लूड किया गया और 50% अर्बन पॉपुलेशन को यहाँ पे इंक्लूड किया गया, जो कि सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स यहाँ पे उनको मिलेगा टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत। इस कानून में 81 करोड़ पर्सन्स को जो है अभी तक वो दिया गया है कि वो यहाँ पे सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स जो है वो खरीदते हैं, जिसमें आप देखो कि चावल उनको मिलता है 3 रुपीज़ पर केजी, व्हीट उनको मिलता है 2 रुपीज़ पर केजी, कोर्स ग्रेन यहाँ पे 1 रुपीज़ पर केजी मिलता है, और जितना भी डेजिग्नेट किया गया है फेयर प्राइस शॉप में तो इस तरीके से उनको दिया जाता है, तो एक सस्ते दाम में दिया जाता है। ये सारी चीज़ें जो आपका ऑपरेशन होता है, जैसे कि अभी हम लोग देखें कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम कहने का मतलब है कि सिर्फ फंड यहाँ पे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहे हैं, बट क्योंकि ये इतनी बड़ी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एक आप स्कीम ड्यूटी से ज़्यादा इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हो कि हर एक लोगों को यहाँ पे जो कैपेबल नहीं है कि खुद खरीद के खा सके, तो उनको कम से कम भूखा ना छोड़े, उनको इस तरीके से भोजन मिलना चाहिए। तो ये काम करने के लिए हमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को साथ आना होगा, तभी वो करेंगे। और यहाँ पे दोनों का काम बटा हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है कि वो यहाँ पे फूड ग्रेन्स को एलोकेट करे कि हर राज्य में कितने लोग हैं जो कि BPL में आते हैं और कितने APL में आते हैं, और कौन गरीब है जिनको इतना, कितने नंबर ऑफ पर्सनस जो है वो पुअर है जो कि इस तरीके से खाना खरीद के नहीं खाते और राशन कार्ड बनाए हैं। तो उस हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है कि हर राज्य को डिस्ट्रीब्यूट करती है फूड ग्रेन्स, ठीक है। अब इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट का क्या काम है, हर राज्य में जो है वो राज्य की जो सरकार है, अब उनका अधिकार है कि वो अपने राज्य में देखे कि कितने लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड है और उनको इस तरीके से PDS के थ्रू खाना मिलना चाहिए। तो ये दोनों का काम बटा हुआ है। साथ ही अगर आप लोग देखो कि टारगेटेड पब्लिक सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहने का क्या मतलब है, इसको 1997 में लॉन्च किया गया था और मेनली फोकस किया जा रहा है गरीब लोगों पे, गरीब लोग जो कि खा नहीं पाते, भूखमरी के कारण उनकी जान चली जाती है। तो इस टारगेटेड यानी कि टारगेट करना है उन सारे गरीब लोगों को, जिसमें कि बेनिफिशरीज को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अब ऐसा नहीं है कि ये जो आपका PDS सिस्टम लाया गया है ये सिर्फ BPL फैमिली के लोगों के लिए ही लाया गया है, नो, APL फैमिली के भी लोगों के लिए लाया गया है। अब पॉवर्टी लाइन में वो आते हैं, लेकिन फिर भी वो इतने सक्षम नहीं है कि वो खर्च कर सके अच्छा खासा खाना खाने में, तो यहाँ पे BPL भी आते हैं और APL भी आते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अंत्योदय अन्न योजना है एक अलग तरीके का योजना जो कि 2000 में लॉन्च किया गया था, जिसमें टारगेटेड PDS को जो है ज़्यादा से ज़्यादा फोकस और टारगेटेड बनाया गया था। इस योजना में मेनली फोकस किया गया था कि जो पुअरेस्ट और पुअर फैमिली है, यानी कि BPL बेनिफिशरीज में भी जो गरीबों में गरीब है उनको यहाँ पे टारगेट किया गया था, इसलिए PDS के पहले टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यहाँ पे आपका टारगेटेड लगाया गया है। फाइन, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। आई होप कि आप इसके बारे में अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। 1 नेशन 1 राशन कार्ड। फिर भी अगर कोई भी तरीके की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो। चलिए आते हैं नेक्स्ट में, जो कि है रेगुलेशन ऑफ बिग टेक। यहाँ पे कंपनीज़ के बारे में बात किया जा रहा है। न्यूज़ में क्यों है, एक्चुअली यहाँ पे मल्टीपल इन्वेस्टिगेशन वर्ल्ड वाइड चल रहा है, जिसमें कि आप देखो कि बहुत सारे बिग टेक कंपनीज़ हैं, जैसे कि फेसबुक, गूगल ही आप देख लो, तो इनका मोनोपोली आज के डेट में चल रहा है। इट मीन्स कि आप देखते हो कि कुछ भी आपको सर्च करना हो, कभी भी आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है तो आप तुरंत गूगल कर लेते हो, और साथ ही साथ अगर कुछ भी नहीं तो तुरंत आप जो है फेसबुक अपना यूज़ करने लगते हो या फिर व्हाट्सएप यूज़ करने लगते हो। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ना चाह के भी व्हाट्सएप को बार बार चेक करते हैं, चाहे वो मैसेज आए या ना आए, आप लोग ओपन करके चेक करते ही होंगे। तो ये क्या होता है ना कि एक मोनोपोली हो गया है, वो हमें जो है हमारे दिमाग को ट्रैप कर चुके हैं, और मार्केट में जो भी चीज़ अवेलेबल है वो सारी चीज़ें आप यहीं पर जाकर सर्च करते हो। तो इसलिए यहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ 1-2 कंपनी ही पूरे मार्केट को अपने अंदर कब्जा कर ले, तो फिर तो वो मोनोपोली कहा जाएगा। एक अगर कंपनी पूरी मार्केट में कब्जा कर ले तो उसको मोनोपोली कहते हैं, जैसे कि अंग्रेज़ों के ज़माने में ईस्ट इंडिया कंपनी था। फाइन, तो अब देखते हैं कि रेगुलेटरी मैकेनिज्म क्या है, कैसे इस बिग टेक कंपनीज़ को हमारे इंडिया में रेगुलेट किया जाता है। तो हमारे यहाँ बाकायदा 2 कानून आपको देखने को मिलेंगे, एक कानून है बाकी एक बॉडी है। जैसे हमारे यहाँ IT एक्ट है 2000 का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इसमें क्या है कि सारे एक्टिविटीज़ को रखा गया है जो भी कंप्यूटर रिसोर्सेज से रिलेटेड यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे सारे इंटरमीडियरीज़ को भी कवर किया गया है, जो कि एक अच्छा खासा रोल प्ले करते हैं कि कैसे कंप्यूटर रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को इस्तेमाल करना है। साथ ही यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को भी यहाँ पे रखा गया है, कन्फेयर किया गया है कि पावर है उनके पास कि वो डायरेक्शन इशू कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि पूरे देश में या कहीं राज्य में इस तरीके की प्रॉब्लम निकल कर आ रही है इस कंप्यूटर रिसोर्सेज से लेकर, तो वो यहाँ पे पावर है उनको कि वो यहाँ पे कोई भी तरीके का डायरेक्शन इशू कर सकते हैं, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन जनरेट करना है, ट्रांसमिट करना है, रिसीव करना है, स्टोर करना है किसी भी कंप्यूटर रिसोर्सेज में, तो वो इस चीज़ को मॉनिटर भी कर सकते हैं। तो इस कानून के अधिकार आप देखो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को यहाँ पे अधिकार दिया गया है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो हमारे यहाँ एक कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, CCI है। ये क्या करती है कि हमारे यहाँ कंपटीशन कल्चर को प्रमोट करती है।
जब तक कंपटीशन नहीं होता तब तक लोग जो है ना अपने जो इनर कैपेसिटी है उसको नहीं जज कर पाते हैं, उसको नहीं समझ पाते हैं। आप लोग जब कंपटीशन में जाते हो तो अपना पूरा फुल एफर्ट्स लगाते हो खुद की, जो आप कभी कभी आपको ऐसा भी लगता होगा कि आपको लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकती, लेकिन जब आप पूरा जोर लगाते हो, हार्ड वर्क करते हो और फुल एफर्ट्स लगाते हो, मेहनत करते हो, तो वो उस चीज़ को भी आप अचीव कर लेते हो। तब आपको लगता है कि हाँ आप ये भी कर सकते हो। तो यही चीज़ है कि कंपटीशन होता है जब आप लोग आज की डेट में एग्जाम दे रहे हो। क्यों दे रहे हो, इतना मेहनत क्यों कर रहे हो? क्योंकि कंपटीशन उस लेवल का है, कंपटीशन डे बाय डे बहुत ज़्यादा टफ होते जा रहा है। तो आपको भी आपके अंदर से भी उस तरीके की मेहनत निकल कर आनी चाहिए। तो यही चीज़ है कि कंपटीशन कल्चर हमारे यहाँ और ज़्यादा प्रमोट हो, सस्टेन हो, उसको यहाँ पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा देखा जाता है। और ये कंपटीशन जो है हर लेवल पे देखा जाता है, चाहे वो टेक एंटिटीज़ हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को एम्पावर भी किया गया कि वो डोमिनेंट फर्म को डिवाइड भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई ऐसी कंपनी है जैसे गूगल है, तो उसको डिवाइड भी कर सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं कि इस तरीके की कंपनी जो है ना वो एक पोजीशन अपना खाली लेकर नहीं बैठे। जैसे आप कुछ भी सर्च करते हो गूगल पे, तो उसके बाद आप यूट्यूब पे जाओ या फिर कहीं और भी कोई भी वेबसाइट खोलो, तो आपको साइड में पॉपअप दिखने को मिलेगा। जैसे मैं कुछ भी अभी ड्रेस वगैरह अगर मैं कुछ भी सर्च करती हूँ तो वो मुझे फिर हर जगह दिखता है। जैसे मैं अगर कोई रिस्ट बैंड भी अगर मैं देखूँ MI का, तो वो मुझे हर जगह पॉपअप दिखता है। तो यही चीज़ है, ये क्या हो गया कि मोनोपोली हो गया, आपके माइंड को वो रीड करता है। या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ये सब प्रोग्रामिंग होती है, फाइन। उसके बाद हमारे यहाँ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, ED है, जो कि FDI केस देखते हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर में जो भी यहाँ पे इंटरप्राइजेस है उसकी यहाँ पे जो भी FDI केसेस है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है उसकी केसेस ये देखते हैं। तो इतनी रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, इसको समझ में आना चाहिए आप लोग को। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अब देखते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है इंटरनेट शटडाउन। अब आपको पता है कि एक रिसेंट स्टडी निकल कर आया, रिपोर्ट निकल कर आया है, ये UK बेस्ड प्राइवेसी और सिक्योरिटी रिसर्च फर्म है, जिनके द्वारा यहाँ पे इंटरनेट शटडाउन के बारे में बताया जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन हमारे भारत में हुआ है। और इंटरनेट शटडाउन करने से, यानी कि इंटरनेट बंद कर देने से भी जो है भारत को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। 2020 में आप देखो कि इंडिया को $2.8 बिलियन तक का यहाँ पे नुकसान हुआ है, जो कि 70% टोटल लॉस है। जितना ग्लोबल वर्ल्ड की जो इकॉनमी का है ना, उसका आप देख सकते हो पूरा, मतलब कि ओवरऑल ग्लोबल वर्ल्ड में जितना भी इंटरनेट शटडाउन से लॉस हुआ है वो $4 बिलियन है। और उसमें से 70% किसको लॉस हुआ है? तो इंडिया में। और सबसे ज़्यादा क्यों लॉस हुआ है? क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ ही इंटरनेट शटडाउन हुआ है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये अराइज हुआ है जब आर्टिकल 370 स्क्रैप आउट हुआ है, उसके कारण आप देखोगे कि 5 अगस्त 2019 से ही ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में 19 से ही ये जम्मू एंड कश्मीर में आपका इंटरनेट शटडाउन कर दिया गया। और 1 साल तक वो इंटरनेट शटडाउन ही था, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन, लंबा ड्यूरेशन खींच गया। अब यहाँ पे प्रोविज़न देखते हैं इंटरनेट शटडाउन का क्या क्या है। 2017 के पहले क्या था और 2017 के बाद क्या है, क्योंकि कानून इसी के बाद आया। तो 2017 के पहले प्रोविज़न था कि CRPC के सेक्शन 144 के तहत यहाँ पे ये था कि 4 से ज़्यादा लोग जो है वो असेंबल नहीं हो सकते। इसको प्यार से कर्फ्यू कहते हैं, ठीक है। तो कर्फ्यू आप लोग जब भी सुनते हो तो समझ जाना कि ये आपका 144 सेक्शन अप्लाई हो जाता है, जिसमें कि रोका जाता है कि आप कहीं पे भी 4 से ज़्यादा लोग असेंबल नहीं हो सकते। साथ ही एक कानून भी था हमारा अंग्रेज़ों के ज़माने का, जो कि 1885 का इंडियन टेलीग्राफ एक्ट है, जिसके थ्रू जो है इंटरनेट शटडाउन करने का प्रावधान है। उसके बाद कौन ऑर्डर दे सकते हैं? तो कल को आप DM SDM बनोगे तो आपके पास ये ऑर्डर आ जाए, आपके पास ये पावर आ जाएगा कि जब आपको लगे, तो एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी हो सकते हैं, जिनको लगता है कि हाँ राज्य में कुछ भी खटपट हो रही है, सिचुएशन अनबैलेंस्ड हो रहा है, तो फिर आप लोग भी इंटरनेट शटडाउन करने का ऑर्डर दे सकते हो। ड्यूरेशन कितना है, कब तक कर सकते हैं? तो सेक्शन 144 में ये लिखा है कि नॉट मोर देन 2 मंथ्स और अप टू 6 मंथ, यानी कि 2 मंथ से ज़्यादा जो है कहीं पे भी इंटरनेट शटडाउन नहीं करना है। बट अगर सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है तो 6 मंथ से ज़्यादा जो है नहीं कर सकते। अब इस चीज़ को हम लोग 2017 के बाद देखते हैं। 2017 के बाद क्या आया कि एक टेम्प्रेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज, पब्लिक इमरजेंसी एंड पब्लिक सेफ्टी रूल्स 2017 को आया। ये न्यू रूल्स के हिसाब से क्या हुआ कि जो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 का था, उसका एक सेक्शन अमेंडमेंट किया गया, जो कि सेक्शन 7 था। 2017 के रूल्स के अलावा भी आप देखो कि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी बार उनके पास ब्रॉड पावर है, वो भी सेक्शन 144 के तहत, और वो इस चीज़ का यूज़ भी करती है। उसके बाद आप देखो कि किसके पास ये पावर है कि वो अप्लाई कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं। तो 2017 के बाद क्या हो गया कि ओनली होम सेक्रेटरी के पास, यहाँ पे जो यूनियन और स्टेट में है, उनके पास पावर है कि वो यहाँ पे ऑर्डर पास कर सकते हैं, और वो भी विदिन 5 डेज़ में।
उसके बाद अनअवॉइडेबल जो सर्कमस्टांसेस है, तो ये ऑर्डर जो है किसी भी ऑफिस यानी कि जो जॉइंट सेक्रेटरी के रैंक के हैं तो उस तरीके के रैंक के जो लोग हैं वहीं पे वो इशू कर सकते हैं ये ऑर्डर, और जो कि सेंट्रल और होम सेक्रेटरी जो यहाँ पे सेंट्रल और जो स्टेट होम सेक्रेटरी है उनके द्वारा ये ऑथराइज होना चाहिए। तो डीएम और एसडीएम के पास पहले पावर था, अब ये पावर नहीं है, ये हट चुका है। अब यहाँ पे होम सेक्रेटरी ही यहाँ पे पावर है कि वो इशू कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या प्रोविज़न है, तो देखिए कि जो इस तरीके का रूल्स लाया गया था टेम्प्रेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज, तो इसमें आप देखो कि 2020 का ऑर्डर है कि सस्पेंड करना है टेलीकॉम इंटरनेट सर्विसेज, तो ये आपका ऑपरेशन होना चाहिए और 15 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस कानून के तहत कहा गया है कि 15 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन इससे पहले जो सेक्शन 144 है इसके तहत भी आप देखते हो कि 2 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ यहाँ पे प्रावधान है जो कि आपको याद रखना है। अब अदर प्रोविज़न भी आप देख लीजिए, इसके अलावा भी है। एक हमारे यहाँ कानून है जो कि अभी हमने देखा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008 का, तो इसमें सेक्शन 69A है। 69A में पावर यहाँ पे सरकार को दिया गया है कि वो यहाँ पे पर्टिकुलर वेबसाइट को ब्लॉक कर सकते, लेकिन इंटरनेट को पूरी तरीके से नहीं ख़त्म कर सकते। लेकिन कोई वेबसाइट है, जैसे कि आप लोग भी बहुत सारे वेबसाइट सर्च करते हो, जैसे दृष्टि IAS की ही वेबसाइट अगर आप जाते हो वहाँ पे, तो उसको उसे ब्लॉक करने का अधिकार है यहाँ पे सरकार को, तो ये भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ हमारे यहाँ रिव्यू कमेटी है, स्टेट लेवल पे है, सेंट्रल लेवल पे है। सेंट्रल लेवल पे ये जो कमेटी है इसमें कौन कौन मेंबर होते हैं, तो इसमें चीफ सेक्रेटरी होते हैं, सेक्रेटरी लॉ होते हैं और लीगल अफेयर्स होते हैं, या फिर सेक्रेटरी ऑफ द यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं। वही चीज़ आप देखो तो कैबिनेट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स और टेलीकम्युनिकेशंस के यहाँ पे मेंबर होते हैं स्टेट लेवल पे। तो ये चीज़ें याद रखनी। रिव्यू कमेटी है, रिव्यू कमेटी का काम होता है कि वो देखे, इट मीन्स कि जो रिकमेंडेशन दिया गया है कि अब इंटरनेट शट डाउन करना चाहिए, तो रिव्यू कमेटी एक बार देख लेती है, हालात सिचुएशन को टटोल लेती है कि हाँ सिचुएशन सही नहीं है, तो अभी क्या है कि कुछ दिन के लिए हमें इंटरनेट शट डाउन करना चाहिए। तो कमेटी के थ्रू होकर जाता है। अब कोई काम कमेटी के थ्रू होकर जाता है तो उसमें जो गड़बड़ होने के चांसेस है, जो गलती होने के चांसेस है, वो कम हो जाती है। तो वैसे ही जैसे कि आप लोग पार्लियामेंट में देखते हो कि बहुत सारी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी हैं, तो उसमें क्या होता है कि कोई भी बिल पास होता है तो कमेटी के थ्रू होकर पास होता है। कमेटी उसको देखती है कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्रावधान को प्रोविज़न के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, कोई फंडामेंटल राइट तो वायलेट नहीं हो रहा है। तो इस तरीके की चीज़ों को यहाँ पे देखा जाता है। तो ये दोनों ध्यान रखना है पहले और बाद में। अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे एक इंडेक्स है जिसको कहते हैं डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स। तो एक्चुअली ये क्या है डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र्स जो कि काम करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र्स के अंदर, इनके द्वारा यहाँ पे रैंक जो है लाया गया है सेकंड अमंग द 16 इकोनॉमिक मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के तहत, और थर्ड है ये 65 मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट में। डेटा गवर्नेंस क्वालिटी है, यानी कि किस तरीके से जो है सरकार काम कर रही है उसके हिसाब से यहाँ पे डेटा निकल कर आया है। तो DGQI इसको कहते हैं, इसके बारे में देखते हैं। एक्चुअली इनका काम है कि जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ और जो डिपार्टमेंट है उनको एक्सेस करना। हर समय तो हम लोग देखते हैं कि हर एक स्टेट की राज्य को एक्सेस किया जाता है, उनके परफॉर्मेंस को देखा जाता है, बट जो बहुत सारे मिनिस्ट्रीज़ है, डिपार्टमेंट है, उनके भी परफॉर्मेंस को देखा जाता है कि वो कितने अच्छे से सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम वही है जिसमें कि 100% सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पे फंड होता है, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आपका जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे हिली स्टेट है, तो हिली स्टेट में क्या है कि सेंटर और स्टेट यहाँ पे देते हैं, तो सेंटर के द्वारा यहाँ पे 90% तक का फंड दिया जाता है, और 10% फंड जो है हिली स्टेट या फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उसमें आपका 10% का यहाँ पे दिया जाता है। बाकी जो नॉर्मल स्टेट है वहाँ पे 50-50 या फिर 60-40 का भी रेशियो होता है, वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट किस तरीके का है। साथ ही यहाँ पे डिपार्टमेंट मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन ऑफिस के द्वारा भी इसको कंडक्ट किया जाता है, जो कि नीति आयोग के अंदर आते हैं, और इसका ऑब्जेक्टिव है कि डेटा प्रिपेयर्डनेस को यहाँ पे एक्सेस करना, जो कि मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट का है। साथ ही यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया जाता है, जिससे कि जो इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का, स्कीम्स का, प्रोग्राम का, वो बेटर तरीके से इम्प्रूव हो सके। बहुत सारी प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा जिसमें कि जो गवर्नमेंट की सर्विसेज है उसकी डिलीवरी को यहाँ पे इम्प्रूव किया जाता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे UIDAI है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, नेटग्रिड है जिनको नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड कहते हैं, इंट्रोपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, DNA डेटा बैंक है, बिग डेटा एनालिटिक है। तो ये सारे कुछ ऐसे एरिया है, ऐसे प्रोग्राम है जिसको कि इम्प्लीमेंट किया जाता है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा। मेजर थीम्स अगर हम लोग देखें इनकी, तो सबसे पहला है कि डेटा जनरेशन। हर एक मिनिस्ट्री की आप देखो कि हर एक स्कीम को जो इम्प्लीमेंट करते हैं उनका डेटा बहुत ज़्यादा जनरेट होता है, उसको मैनेज करना। डेटा क्वालिटी होना चाहिए, तो डेटा क्वालिटी भी बहुत मैटर करता है, जिससे कि आगे आने वाले कुछ भी अगर प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना है तो उससे पहले अगर डेटा रहता है तो बेटर तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। साथ ही टेक्नोलॉजी का सही तरीके से इस्तेमाल करना,
टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो लेकिन इसको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो सही रहेगा। डेटा एनालिसिस करनी है और यूज़ और डिसेमिनेशन, डेटा सिक्योरिटी, HR कैपेसिटी और केस स्टडी। तो ये सारी चीज़ें जो कि यहाँ पे डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स में देखा जाता है हर एक मिनिस्ट्री की, हर एक डिपार्टमेंट की। फाइन, अब आते हैं नेक्स्ट, नेशनल प्रोग्राम है एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क है। तो ये नीति आयोग और जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो सबसे पहले आपसे एक वन लाइनर जो क्वेश्चन अराइज होता है तो वही यहाँ पे बन सकता है, सॉरी, नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क ये किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? तो नीति आयोग है और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है, तो ये याद रखना है। अब इस प्रोजेक्ट के बारे में देख लेते हैं। जैसा कि नाम में ही आपको पता है कि नेशनल प्रोग्राम और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बहुत सारे प्रोग्राम और प्रोजेक्ट चलते हैं हमारे नेशनल लेवल पे, तो उसको मैनेज करना है। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि प्रोग्राम और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या अंतर है। तो ये एक इंटीग्रेट है, यानी कि प्रोग्राम आप लोग देखते हो कि बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि आपका सोशल वेलफेयर से रिलेटेड प्रोग्राम होता है, स्वच्छ भारत अभियान से प्रोग्राम होता है, एजुकेशन से रिलेटेड प्रोग्राम होते हैं। लेकिन प्रोजेक्ट आपका क्या होता है? तो प्रोजेक्ट एक टारगेट बेस्ड होता है। जैसे कि आप देखो कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, कहीं पे डैम बनाना है, कहीं पे हाईवे बनानी है, कहीं पे डबल ब्रिज बनानी है, तो ये सब प्रोजेक्ट के अंदर आता है। और इसमें क्या है कि आपका इंटीग्रेट है, दोनों को एक साथ लेकर चला जाएगा। साथ ही यहाँ पे मैनेज करना है, बहुत सारे यहाँ पे डिसिप्लिन्स आपके यहाँ पे इंक्लूड होंगे, जैसे इंजीनियर होंगे, डिज़ाइनर होंगे, प्लानर होंगे, प्रोक्योरमेंट करने वाले होंगे, कंस्ट्रक्शन करने वाले होंगे, कोई पैसे लगाने वाले होंगे। तो बहुत तरीके के डिफरेंट यहाँ पर डिसिप्लिन के लोग होंगे जिनको कि यहाँ पे मैनेज करना होगा, और वो सब इंक्लूड होंगे डिफरेंट फील्ड से, जैसे कि कोई पावर रिलेटेड फील्ड में होंगे, कोई वाटर से रिलेटेड, कोई हाईवे, कोई वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड लोग होंगे, तो इनको यहाँ पे मैनेज करना है। प्रोग्राम मैनेजमेंट की बात करें तो ये स्ट्रैटेजिक इन नेचर होता है, लेकिन अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करें तो ये टैक्टिकल होता है। इट मीन्स कि एक तो आप प्रोग्राम देखो तो वो नेचर के हिसाब से आप देखो, क्योंकि प्रोग्राम क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान एक प्रोग्राम चला रहे हैं, एक हम लोग जो है ना मैटरनिटी प्रोग्राम चला रहे हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है उनको किस तरीके से और भी ज़्यादा उनको सहायता दे सके। साथ ही साथ आप देखो कि जो हमारी सेफ्टी के लिए, वीमेन सेफ्टी की बात की जाती है, तो वो भी एक प्रोग्राम के अंदर आता है। बट प्रोजेक्ट इट मीन्स कि ये टैक्टिकल है। प्रोजेक्ट मीन्स कि उसमें प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा होती है। उसमें आप देखोगे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है तो उसमें किसी भी तरीके का लोगों से पहले जो है ना वो नेशन वाइड उसके बारे में इंपॉर्टेंस देखा जाता है। साथ ही प्रोग्राम मैनेजमेंट की बात करें तो मेनली ये फोकस करते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, और बहुत सारे प्रोजेक्ट को यहाँ पे कोऑर्डिनेट करके किया जाता है। लेकिन अगर हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे देखें तो इससे प्लानिंग पे फोकस करते हैं, एग्जीक्यूशन पे फोकस करते हैं कि क्या आप कैसे प्लान करना है और उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। फाइन, तो थोड़ा ट्रिकी है लेकिन समझना होगा। अब देखते हैं इस प्रोग्राम के अंदर फ्रेमवर्क में यहाँ पे कुछ एक्शन प्लान दिया जा रहा है कि हम लोग को ऐसी प्रोग्राम और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रोच रखना चाहिए, वो भी डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हमें एक साथ आना होगा, प्रोग्राम भी लाना होगा और हमें अब यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी करना होगा। इसमें रेडिकल रिफॉर्म्स रखा गया कि कैसे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को हम लोग इंडिया में एग्जीक्यूट कर पाएंगे और कैसे गुड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाएंगे। अच्छा खासा हमारा गवर्नेंस होना चाहिए, रिड्यूसिंग कॉस्ट होना चाहिए, यानी कि कोई भी चीज़ अगर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं तो खर्चे बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन अगर हम लोग को वही दिमाग लगाए कि कैसे हम लोग जो है इसको कॉस्ट को कम कर सकें, कचरे जो यहाँ पे निकलते हैं वेस्ट मटेरियल कम से कम हो, बिना किसी इन्वायरमेंट या फिर इकोलॉजी से यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करके, तो उस तरीके का काम हमें यहाँ पे डेवलप करना है। फाइन, अब आते हैं देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नेंस इनिशिएटिव भी था, छोटी है लेकिन यही एग्ज़ाम में आ जाता है तो बहुत परेशानी हो जाती है। तो एक पोर्टल के बारे में देखते हैं, ई ग्राम स्वराज पोर्टल। देखिए एक पोर्टल होता है और एक वेबसाइट होता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है। तो देखिए वेबसाइट क्या है ना कि जैसे कि अगर आप लोग डिस्ट्री IAS की वेबसाइट हो गई, इनसाइट IAS की वेबसाइट हो गई, ये सारी वेबसाइट ओपन करते हो तो इसमें आप लोग जब HTTP ऐसे करके आप लोग जो है / इस तरीके से अगर आप लोग जो भी वेबसाइट का नाम लिखते हो तो वो ओपन हो जाता है। फाइन, और इसमें आपको एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में अगर आपको चाहिए, जैसे कि आपको UPSC के बारे में चाहिए, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही अगर आप लोग वेबसाइट ओपन करें तो बस उसी के बारे में आपको देखने को मिलेगा। बट व्हाट इज़ पोर्टल? पोर्टल में क्या होता है कि आपको बराबर यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड होता है, आपको लॉगिन करना होगा। ठीक है, लॉगिन यहाँ पे वेबसाइट में नहीं करना होता है, इसलिए पोर्टल्स आर मोर सिक्योर देन वेबसाइट। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया।
सेकंड होता है कि पोर्टल्स में आपको एक टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन एक ही जगह आपको मिल जाएंगे। जैसे एजुकेशन ही अगर आप लोग क्लिक करोगे ना, तो एजुकेशन में जितने भी बात आते हैं वो आपको एक ही पोर्टल में एक ही जगह मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको वेबसाइट में पर्टिकुलर चीज़ के बारे में ही आपको देखने को मिलेगा। अगर आप लिवाइस की जीन्स अगर सर्च करें तो सिर्फ आपको लिवाइस की ही जीन्स देखने को मिलेगा, किसी और ब्रांड की आपको नहीं देखने को मिलेगी। यानी कि जीन्स के बारे में पूरी तरीके से आपको नहीं बताएगा, सिर्फ लिवाइस की जीन्स के बारे में आपको वेबसाइट में बताएगा। बट वही अगर आप पोर्टल में जीन्स अगर आप डालते हो तो इसमें आपको लिवाइस की जीन्स के साथ साथ और भी जितने ब्रांड है वो सब देखने को मिलेंगे। फाइन, तो इसलिए आज के डेट में आप देखो कि सरकार वेबसाइट इस्तेमाल नहीं करती, पोर्टल इस्तेमाल करती है, क्योंकि पोर्टल एक तो सिक्योर भी है। आप अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के ओपन करो और इसमें आप लोग जो है ना, ये ओपन लूप होता है कि इसमें कस्टमर भी आराम से, जितने भी हम जैसे कंज्यूमर हैं तो या सिटीजन आप लोग कह लो, तो हम लोग भी आराम से यहाँ पे अपनी फीडबैक दे सकते हैं, अपनी सजेशन दे सकते हैं, और सरकार भी अपने सारे बात जो है और उस फील्ड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पे इनपुट होती है। तो ये आपका हो गया ई ग्राम स्वराज पोर्टल। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज आते हैं सबसे पहले, तो यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जहाँ पे थोड़ा बहुत आपको अलग सा देखने को मिले, जैसे ये ग्राम सभा की बात करें तो ये ध्यान रखना होगा, ग्राम स्वराज हो गया, ग्राम सभा हो गया, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये पंचायती राज की मिनिस्ट्री है जिनके द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। और वो ये चाहते हैं कि जो हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है पूरे कंट्री में, उसकी ई गवर्नेंस स्ट्रेंथ हो, यानी कि पंचायती राज का भी काम काज जो है अब डिजिटल फॉर्म में होना चाहिए। तो इसको मजबूत करने के लिए एक पोर्टल लाया गया। इसका एम यही है कि जो भी काम पोर्टल होता है, ऑनलाइन होता है, वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होती है, उसमें ज़्यादा आपको पारदर्शिता देखने को मिलेगा, काम अच्छे तरीके से होता है और कट टू कट क्लियर होता है कि कितना प्लानिंग हुआ है, कितना प्रोग्रेस हो रहा है, कितना काम करना बाकी है। एक सिंगल विंडो होगा, यानी कि एक ही विंडो है, आप इस तरीके का आप पोर्टल को ओपन करो, इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे डिटेल मिल जाएगा, पंचायत का फाइनेंस कितना है, एसेट डिटेल मिल जाएंगे, एक्टिविटीज़ क्या क्या लिया जा रहा है, पंचायत का प्रोफाइल क्या है, सारी चीज़ें आपको एक ही जगह देखने को मिल जाएगा। 2020-21 में 2.43 लाख ग्राम पंचायत जो है उनको फाइनलाइज़ किया गया है उनके ये ग्राम सभा ग्राम स्वराज पोर्टल के लिए, जो कि ई ग्राम स्वराज के लिए यहाँ पे रखा गया है। एक सेकेंड। तो यहाँ पे वो अपना फाइनलाइज़ क्या किए, तो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान को ये फाइनलाइज़ किए, जो कि इस पोर्टल में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे एक इंडेक्स है, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स है 2020 का। ये डेटा ड्रिवन प्लेटफॉर्म है जिसमें कि स्टेट और यहाँ पे यूटीज़ को रैंक किया जाता है। साथ ही साथ ये नॉन प्रॉफिट पब्लिक अफेयर्स सेंटर्स भी हैं। गवर्नेंस परफॉर्मेंस जो है उसको एनालाइज़ किया जाता है। बड़े स्टेट में अगर हम लोग देखें तो केरल है जो कि टॉप 3 में है, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। यूपी, उड़ीसा, बिहार नीचे है। लेकिन स्मॉल स्टेट में देखें तो यहाँ पे गोवा है जो कि फर्स्ट में है और मणिपुर रैंक लास्ट है यहाँ पे। चंडीगढ़ है जो कि यहाँ पे यूटीज़ में आपको फर्स्ट में देखने को मिलेगा। अर्बन गवर्नेंस अगर इंडेक्स देखें तो अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स है, यानी कि शहरी क्षेत्र में किस तरीके से सरकारी कामकाज हो रहा है, तो ये सबसे पहले रिलीज़ किया जाता है एक प्रजा फाउंडेशन, ये आपका एनजीओ है, इसके द्वारा। साथ ही साथ यहाँ पे सारे राज्यों को रैंक किया जाता है और इंडिकेट किया जाता है कि वो रियल एम्पावरमेंट में, यानी कि ग्रासरूट डेमोक्रेसी, एकदम ज़मीन पे आकर जो डेमोक्रेसी है और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में किस तरीके से काम हो रही है। इस अगर रिपोर्ट में देखें तो उड़ीसा है जिनके द्वारा सारे इंडियन स्टेट में वो टॉप किया गया है। और इस इंडेक्स में अगर आप देखोगे तो कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जो कि यहाँ पे अपने यहाँ डिवॉल्व किए हैं 18 फंक्शंस जो भी स्केड्यूल 12th स्केड्यूल में रखा गया है। तो म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में बात किया जाता है 12th स्केड्यूल में हमारे संविधान में, तो यहाँ पे 18 फंक्शंस जो रखे गए हैं उसमें से कोई भी स्टेट ऐसे नहीं है जो कि 18 फंक्शंस पे काम कर रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है। इसी के साथ आपको बताना है कि पंचायती राज जो लाया गया है वो कितने अमेंडमेंट करके लाया गया है, कौन से स्केड्यूल में उसके बारे में बात किया जा रहा है, किस पार्ट में मेंशन है और इसमें टोटल सब्जेक्ट कितने हैं। तो पंचायती राज के बारे में जाकर आप लोग रिवाइज़ कीजिएगा और इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इसी के साथ साथ इंडिया पोस्ट लॉन्चेस 5 स्टार विलेज स्कीम है। तो इसका एम है कि यहाँ पे यूनिवर्सल कवरेज करना है। एक फ्लैगशिप यहाँ पे पोस्टल स्कीम है हमारे यहाँ जो कि रूरल एरिया के लिए है। इस स्कीम में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे सेविंग बैंक अकाउंट है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट है और इसी को पीपीएफ अकाउंट भी कहते हैं, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। ये सारी चीज़ों को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। इससे क्या है कि जो गैप आपको देखने को मिलता है कि लोगों के अवेयरनेस में और पोस्टल प्रोडक्ट के रिच में, तो वो जो एक गैप है उसको पूरा फुलफ़िल करना है। और अगर विलेज यहाँ पे यूनिवर्सल कवरेज को अटेंड कर लेते हैं, यानी कि 4 स्कीम्स के लिए जो भी यहाँ पे एवब लिस्ट किया गया है, तो यहाँ पे विलेज को ना 4 स्टार स्टेटस दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे गाँव को भी अब स्टेटस दिया जाएगा
जैसे कि आप लोग होटल्स जाते हो तो होटल की भी स्टेटस देखते हो कि 7 स्टार है, 5 स्टार है। तो वैसे ही आप गाँव जाओगे तो गाँव की भी यहाँ पे आपको स्टेटस देखने को मिलेगा। जिस हिसाब से वहाँ पे फैसिलिटी है उस हिसाब से वहाँ पे आपको जो है स्टेटस देखने को मिलेगी। तो याद रखना है, एक एक यहाँ पे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। आइए अब हम लोग अपने जो क्वेश्चंस मैं स्टार्टिंग में पूछी थी उसके आंसर बता देती हूँ। तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन था 2012 में आया हुआ है, इन द एरिया कवर्ड अंडर द पंचायत जो पेसा एक्ट है एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एक्ट 1996। तो इसमें ग्राम सभा की क्या रोल है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ग्राम सभा के पास पावर है कि वो यहाँ पे जो लैंड की एलिनेशन होती है शेड्यूल एरिया में उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर हमारा करेक्ट है तो एक ऑप्शन हमारा यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। सेकंड अगर हम लोग देखें तो ग्राम सभा के पास पावर है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की ओनरशिप का, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, नो डाउट। तो अगर सेकंड भी करेक्ट है तो एक ऑप्शन और एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास 50-50 चांसेस है कि या तो हम लोग यहाँ पे 2 नंबर ले सकते हैं या तो हमारा यहाँ पे कुछ मार्क्स यहाँ पे जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। रिकमेंडेशन जो ग्राम सभा का ये बहुत ज़रूरी है, किसी भी लाइसेंस को यहाँ पे ग्रांट करना या माइनिंग लीज देना किसी भी मिनरल का, वो भी शेड्यूल एरिया में। तो इस स्टेटमेंट में आप लोग रुक के सोच सकते हो कि ये बहुत बड़ा काम है, लाइसेंस देना और माइनिंग लीज देना किसी भी मिनरल का। तो ये ग्राम सभा की रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो थर्ड स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। तो हमारे पास दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया। फाइन। अब आते हैं यहाँ पे आपसे 2013 में पूछा गया पेसा एक्ट को कि इनमें से कौन सा फॉलोइंग है जो कि नॉट आइडेंटिफाई किया गया है एज ऑब्जेक्टिव। तो आप लोग देख सकते हो कि यूपीएससी में टॉपिक रिपीट होते हैं बट सेम क्वेश्चंस कभी भी रिपीट नहीं होता है। और जैसे कि आप पूछ रहे थे कि पीटी 365 से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं क्या, तो क्वेश्चन आपका डायरेक्ट नहीं आता है, लेकिन हाँ 2-3 स्टेटमेंट ऐसे होंगे जो कि आपको यहाँ से फंसने की यहाँ पे बहुत चांसेस होती है। मैं प्रीवियस ईयर में भी आप लोगों को कई बार बताई हूँ कि देखिए कौन से ऐसे टॉपिक होते हैं और जो कि हम लोग डिस्कस किए हुए हैं उससे रिलेटेड यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, हर साल पूछती है, इसलिए पीटी 365 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सा यहाँ पे कहा जा रहा है कि आइडेंटिफाई नहीं किया जाता, तो जो यहाँ पे बात की जाती है कि ऑटोनोमस रीजन को क्रिएट करना है ट्राइबल एरिया में, तो ये बातें यहाँ पे आपको पेसा एक्ट में नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, 6 शेड्यूल की बात की जाती है ये, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे पीटी 365 पॉलिटी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई। इकॉनमी के एक लेसन आ चुकी है, अब आपको धीरे धीरे उसी की लेसन देखने को मिलेगी। पहले उसको कंप्लीट करते फिर हम लोग नेक्स्ट पीटी 365 की तरफ चलेंगे। फाइन। तो अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है और हमारे साथ रहकर आपको सारी पीटी 365 इसी तरीके से रिवाइज़ करनी है तो बस हमारे साथ जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग देखते तो हो वीडियोस लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो ऐसा मत कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। 50,000 यूनिक मेरे व्यूअर्स हैं जो कि सब्सक्राइब नहीं किए, लेकिन हाँ रेगुलर वो मेरे वीडियोस वॉच करते हैं। तो इससे क्या, सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि कभी मैं वीडियो 4 बजे डालती हूँ, कभी 7 बजे डालती हूँ, बट पीटी 365 की आपको 7 बजे ही देखने को मिलेगी, डेली 7 PM में। तो इसलिए आप लोग यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो कि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और भी बहुत सारे वीडियोस मैं अपलोड करती रहती हूँ तो वो आपका मिस ना हो इसलिए कह रही हूँ। साथ ही आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर सकते हैं, या फिर जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स है उसमें भी आप लोग जो है वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पर, तब तक के थैंक यू।